वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आए हो आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज के हमारे मिशन संभव के चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन की शुरुआत करते हैं, जिसमें टॉपिक होगा रजिस्ट्रेशन। तो एक लंबी सांस लीजिए और कहिए, जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। तो दोस्तों, अगर आप ये फर्स्ट टाइम रिवीजन सेशन देख रहे होगे तो हम ऑलरेडी एक मिशन संभव सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन हमने यहाँ पे बहुत से चैप्टर्स का कवर कर लिया है। आप वो रिवीजन जरूर देखिएगा। और अगर आपको मिशन संभव सब्सक्राइब करना है तो मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट बताया हुआ है कि आपको कैसे सब्सक्राइब करना है और सारा अपडेटेड मटेरियल फॉर दिस मिशन संभव कैसे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसमें क्वेश्चनर्स है, अमेंडमेंट्स है, एज वेल एज मिशन संभव का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है। तो वो जरूर आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और एक बहुत अच्छा प्लान मैंने आपको बना के दिया है मिशन संभव का। अगर उस प्लान के हिसाब से आप चलते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा, साथ साथ में क्वेश्चन या डिस्कशन भी कवर हो जाएगा। अमेंडमेंट्स तो आपने ऑलरेडी कर ली होगी। और यस, इस बार हम सोच सकते हैं क्या? तो इस बार 80 पार, उसके नीचे हमें सोचना भी नहीं है। तो आज का टॉपिक है बेटा रजिस्ट्रेशन। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ पे रिवीजन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ बेटा। और यस, आपके लाइक से और आपके कमेंट से जो भी आपका फीडबैक और कमेंट्स होगा वो ज़रूर दीजिएगा। मैं मोटिवेट होता हूँ और आपको सारे लेक्चर्स, सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स के रिवीजन लेक्चर्स लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं हमारा रिवीजन। और वो है जीएसटी चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन। आज का टॉपिक है यस, रजिस्ट्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। चलो आते हैं चार्ट पे। और चार्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन का। चार्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन का। चलिए, अगर मैं आपको थोड़ा फ्लो समझा दूं इसका, तो ये फ्लो आप सेक्शन कैसे याद रखोगे? सेक्शन 22, 23, 24 एक फ्लो बना लेना। फ्लो बना लेना 22, 23, 24। और उसके बाद में यहाँ पे 22 आपको जो रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड अवेलेबल है वो कहाँ तक अवेलेबल है। 23 जो कहता है वो 23 ये कहता है कि कुछ केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 24 कहता है कि कुछ केसेस में आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलो, कहाँ कितना थ्रेशोल्ड है, कहाँ नहीं लेना पड़ेगा और कब कंपलसरी लेना पड़ेगा, ये समझ में आ गया। फिर सेक्शन 25 जो बताता है प्रोसीजर, नॉर्मल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। 26 डीम रजिस्ट्रेशन। 27 जो है सीटीपी और एनआरटीपी एक कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो प्रोसीजर कैसे किया जाए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या प्रोसेस होगा, सीटीपी एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, ये हमने देखा। और फिर 28 हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसमें अमेंडमेंट क्या किया जाए, कैंसलेशन क्या है, और यहाँ पे ओके रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, ये आपको देखना है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि सीए इंटर लेवल पे या सीएमए इंटर लेवल पे आपको ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है, अभी बता देता हूं। सेक्शन 22 पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। 22, 23, 24 ये तीनों सेक्शन लर्न करने हैं और सारे क्वेश्चनर के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। फिर इस बार सीटीपी और एनआरटीपी जो है इसके ऊपर एक सवाल आपको आ सकता है। तो 27 जो है सीटीपी और एनआरटीपी ये अच्छे से करके जाना है। और सेक्शन 29 में कौन से केसेस में आपका कैंसलेशन हो सकता है, ओके, कैंसलेशन की सिचुएशंस लर्न करके जाना है। बाकी थ्योरी जितनी पढ़ सको पढ़ लेना, बस इतने जो 4 सेक्शंस है ये अच्छे से करके जाना। बाकी जितना थ्योरी में जितना आपको आ सकता है उतना कर लेना। और ये चार्ट जो है डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ये चार्ट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। डन 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 डन, यस और नो? ओके, जस्ट 2 मिनट्स बेटा, 2 मिनट्स। यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, कुछ एरर आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे डन 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 डन। तो सेक्शन 22, 23, 24 जो है ये हमें लेना है। उसके बाद में सेक्शन ओके बाकी प्रोसीजर दिया है और ये 27 इस बार अच्छे से करके जाना, सीटीपी और एनआरटीपी। और सेक्शन 29 के जो इवेंट्स है कैंसलेशन के वो अच्छे से करके जाना। तो चलिए आते हैं हमारे डिस्कशन पे।
तो चलिए आ जाइए बेटा चैप्टर रजिस्ट्रेशन। तो चैप्टर रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 22, एक एक बात को अच्छे समझ लीजिए। ओके, आप हर इंडिया के सप्लायर को, ओके, सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, स्टेट में लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज कंपलसरी है, तो आपको हर स्टेट में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। पैन वही होता है, पहले 2 डिजिट स्टेट कोड चेंज होता है, और स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना ही पड़ता है। तो आपकी अगर अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस होगी तो आपको हर स्टेट में जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेसेस है वहां आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, तो फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई। तो ध्यान से रखना, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आपको वही प्लेस ऑफ बिजनेस के रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। समझ लो कोई स्टेट में आपका जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, पर वहां से कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो ध्यान में रखना, इसलिए डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में 2 कैटेगरी के पर्सन आते हैं, एक रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड और एक रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड इन अनदर स्टेट। हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन तभी लेना पड़ता है जहां अगर आप वो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस है और वहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन जरूर अच्छे से करके जाना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करके जाना। एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल टैक्सेबल सप्लाई लिए जाएंगे, आपके इंट्रास्टेट सप्लाई हो, इंटरस्टेट सप्लाई हो, गुड्स के हो, सर्विस के हो, सारे टैक्सेबल सप्लाई इसके अंदर ऐड हो गए। दूसरा, एग्रीगेट टर्नओवर में 3 मेन सप्लाई ऐड हो गए, जो एग्जाम सप्लाई है। ओके, तो एग्जाम सप्लाई में वोनली एग्जाम होगा तो भी ऐड होगा, नील रेट होगा तो भी ऐड होगा, नॉन टैक्सेबल होगा तो भी ऐड किया जाएगा। हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करते वक्त अगर आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के सप्लाई होंगे या आपके अल्कोहलिक लिकर होगा तो वो भी ऐड किया जाएगा। ओके, दूसरा, एक्सपोर्ट सप्लाई होगा या इंटरस्टेट सप्लाई अंडर सेम पैन, यानी आपके डीडीपी के स्टॉक ट्रांसफर हो गए फ्रॉम वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो भी ऐड किए जाएंगे। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में 2 सप्लाई कंसीडर नहीं होंगे। कौन से 2 सप्लाई नहीं कंसीडर होंगे? ओके, तो पहला आपके इसमें कंसीडर नहीं होगा, ओके, इनवर्ट सप्लाई जो आरसीएम में है। तो क्यों? क्योंकि टर्नओवर आपका है, टर्नओवर में आउटवर्ड सप्लाई आता है। ओके, अगर आपका इनवर्ट सप्लाई होगा तो वो टर्नओवर में नहीं आता है, क्यों ना वो आरसीएम में होगा। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि इनवर्ट सप्लाई जो है अगर उसका आरसीएम आप ही टैक्स दे रहे होगे तो भी वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। दूसरा, जीएसटी एलिमेंट आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएंगे, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चनर में मिलते हैं तो वो भी जरूर सॉल्व करना है अभी के अभी। जैसे ही मेरा रिवीजन हो जाएगा, ओके, तो आप ट्राई करो। वैसे मेरा ये जो चैप्टर का ओके क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप अभी ट्राई खुद कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो ये था एग्रीगेट टर्नओवर का डिस्कशन जिसमें नॉन टैक्सेबल होगा, ओके, एग्जाम भी होगा। और उसका अगर ये टर्नओवर नॉर्मल लिमिट है 20 लाख, अगर ये 20 लाख एक्सीड होता है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत हो जाती है, ये नॉर्मल लिमिट है, ख्याल रहे। ओके, जब अब सवाल ये अगर आता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, सवाल ये नहीं है कि आपको टैक्स देना है नहीं देना है, सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है, तो वो सिचुएशन में ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर का एक क्राइटेरिया है ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस, तो ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस में अगर आपका ऑल टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम के तीनों सप्लाई, यानी अगर आपका कोई पेट्रोल पंप होगा, अल्कोहल होगा अंडर सेम पैन, तो वो भी ऐड कर देना। और वो सब कुछ ऐड करके अगर आपका टर्न और 20 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत करनी पड़ेगी। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि यहाँ पे वेरी ध्यान से सुनना, रजिस्ट्रेशन आपको अगर आपको हर स्टेट में एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, जैसे आप महाराष्ट्र में होगा तो एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो आपको देखना है, अगर आप गुजरात में हो तो एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, आपको उस स्टेट का टर्नओवर नहीं देखना है। और सबका मिला के अगर 20 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर अच्छा लगा तो थंब दीजिएगा। ओके, तो यहां तक आपको मजा आएगा तो MZ टाइप कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इवन दो जनरल लिमिट 20 लाख है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग लिमिट प्रिस्क्राइब की है। क्या ये स्टेट आपको लर्न करने पड़ेंगे? हाँ, लर्न करने पड़ेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं बहुत सी बात स्टेट डायरेक्ट दी है और इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा। अरे यस और नो भाई साहब, देखो ओके, मजा आया होगा, लाइक कर रहे होगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब ये बात का आप ध्यान रखना है। चलो, तो अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 4 स्टेट हो गए, कौन से? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ओके, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा होगा तो अगर उस इन स्टेट में अगर ट्रेडर होगा, सप्लायर ऑफ गुड्स होगा या सप्लायर ऑफ सर्विस होगा या गुड्स प्लस सर्विस होगा, तो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स होगा, सप्लायर ऑफ सर्विस होगा या सप्लायर ऑफ गुड्स प्लस सर्विस होगा, तो दोनों केस में यहां पे 10 लाख का ही लिमिट है, यहां पे 10 लाख का ही लिमिट है। ओके, ध्यान से सुनिएगा।
तो इसको कैसे लर्न करना स्टेट्स को? 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा, लिख देना। ओके, मेमोरी टेक्निक, 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा। 3 मतलब त्रिपुरा, मनी मतलब मणिपुर, ओके, मुझे मतलब मिजोरम, ओके, नाग मुझे नागालैंड, मतलब हमारे इंडिया के यहाँ पे 4 स्टेट जो है जो कनेक्टेड है। ओके, अगर ये 4 स्टेट 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा तो ऐसे सिचुएशन में 10 लाख का ही थ्रेशोल्ड मिलेगा, वो गुड्स हो या सर्विस हो। ओके, स्वाहा, समझा होगा तो बोलिए यस सर समझ में आ गया। उसके बाद में ओके, यहाँ पे बाकी सारे स्टेट में नॉर्मल लिमिट 20 लाख ही है, बाकी सारे स्टेट में नॉर्मल लिमिट 20 लाख ही है। ओके, वो गुड्स हो या सर्विस हो, लेकिन ओके आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ओके वो एक्सटेंड हो सकती है 20 से 40 लाख तक। आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सटेंड हो सकती है 20 से 40 लाख तक, लेकिन ये 40 लाख की लिमिट जो है ओके वो कुछ कंडीशंस पे मिलती है। क्या कंडीशंस है बोलिए? ओके, क्या कंडीशन है बोलिए? तो वो जो है यहाँ पे सबसे पहले तो ये 40 लाख की जो एक्सटेंडेड लिमिट है वो ओनली सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए मिलते हैं। मतलब आप सिर्फ गुड्स के सप्लाई करते हो। सुनना, अगर आप गुड्स के सप्लाई करते हो और इतू सी भी सर्विस नहीं देते हो, इतू सी भी सर्विस नहीं देते हो, ओनली गुड्स के सप्लाई करते हो, तो आपका थ्रेशोल्ड 40 लाख तक जा सकता है। लेकिन ये जो 40 लाख की लिमिट है सारे स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं की, यानी 40 लाख की लिमिट जो है इवन दो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा पर कुछ स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं किया। कौन से स्टेट ने ये 40 लाख का लिमिट एक्सेप्ट नहीं किया? और कितनी मनी वाला नाग मुझे दिखा, इन स्टेट ने नहीं लिया। और पूमा टी शर्ट मतलब ओके पौंडीचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, इसको कैसे याद रखें? पूमा, PUMA, टी शर्ट TS, तो पूमा टी शर्ट होगा। ओके, तो इन स्टेट ने 40 लाख का लिमिट एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब इन स्टेट में 40 लाख का थ्रेशोल्ड कभी नहीं मिलेगा। ओके, बाकी सारे स्टेट में इंक्लूडिंग आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ ऑल स्टेट जो होंगे तो 40 लाख का थ्रेशोल्ड मिल सकता है। बस कंडीशन इतनी है कि सप्लायर ओनली गुड्स में होना चाहिए। मतलब क्या होगा? मतलब अगर सप्लायर सर्विस होगा या सर्विस प्लस गुड्स होगा तो 20 लाख ही मिलेगा। अब इसको एक और वे में याद रखना कि यहाँ पे 20 लाख का लिमिट, 40 लाख का लिमिट कभी भी सप्लायर ऑफ सर्विस को नहीं है, वो ओनली गुड्स को है, और वो भी ओके ये स्टेट छोड़ के है। ओके, 40 लाख का लिमिट मिलेगा। ओके, समझा? क्या समझा होगा तो यस बोलिए फटाफट, समझा होगा तो यस बोलिए और लाइक ठोकिए। ओके, और आप कमेंट जरूर देखना बाद में, अगर आप डाउनलोड करके या बाद में वीडियो देख रहे होगे ओके तो आपकी कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते रहेगी, तो कमेंट जरूर दीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो। अब 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ओके वो 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे कौन से केस में अवेलेबल नहीं है? इफ रिक्वायर्ड टू टेक अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। हाँ, अगर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेते हो ओके, एक मिनट, ये स्क्रैच कर दो, थोड़ा नीचे लिखेंगे। अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो वो केस में तो 10 लाख का और 20 लाख का भी नहीं मिलता है, तो क्या 40 लाख का कहाँ से मिलेगा? या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो ओके तो 10, वो सिचुएशन में आपको जहां तक देखा जाए ओके फिर तो थ्रेशोल्ड ही नहीं मिलता वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में। हाँ, अगर ये टाइप के गुड्स हो गए, ध्यान से सुनना, कौन से टाइप के गुड्स हो गए ओके लर्न करके जाना, ये लिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको, टोबैको सब्स्टिट्यूट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, अगर ये गुड्स होगी तो 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये केस में बेटा आपको 10 लाख या 20 लाख का ओके थ्रेशोल्ड अवेलेबल, यहां लिख दो ओके, ये थ्रेशोल्ड बेसिक थ्रेशोल्ड मिलेगा। ओके, 10 लाख और 20 लाख का थ्रेशोल्ड मिलेगा ये गुड्स के लिए। कितना थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा? 40 लाख का थ्रेशोल्ड आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में तो कोई थ्रेशोल्ड नहीं मिलता है, ओके वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में कोई थ्रेशोल्ड नहीं मिलता है। लेकिन जहां तक देखा जाए ओके कुछ नोटिफाइड गुड्स के केस में आपको 40 लाख का एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। जोर से बोलो मेरे साथ, एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको इस नोटिफाइड गुड्स में ओके 10 से 20 लाख का बेसिक थ्रेशोल्ड मिलेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CL एंड दिस थ्रेशोल्ड? ये गुड्स हो गए तो मैन्युफैक्चरर होगा, तो मैन्युफैक्चरर के केस में CL मिलता भी नहीं है। यहां पे थ्रेशोल्ड मिलता है पर एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा 40 लाख का, बट 20 लाख का और 10 लाख का मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। समझा? क्या समझा होगा तो यहां पे ओके ये टोबैको का T टाइप करो, टोबैको का T टाइप करो। चलो, उसके बाद में वो क्या कहते हैं? पर्सन डीम एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स इवन इफ ही हैज रिसीव्ड इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट। अगर आपको याद होगा तो आपने किसी को पैसा यूज करने दिया, लोन दिया, एडवांसेस दिया, डिपॉजिट दिया, तो उसका आपका सेपरेट कंसिडरेशन सर्विस कहा जाता है। और वो सर्विस सेपरेट कंसिडरेशन जो है इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग फॉर्म में होता है, चेक डिस्काउंटिंग, प्रोमिसरी डिस्काउंटिंग फॉर्म में होता है। तो अगर किसी को यहाँ पे इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग का इनकम मिल रहा है जो सर्विस है,
लेकिन अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो और 40 लाख का थ्रेशोल्ड लेना चाहते हो, सुनना मेरी बात, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो और 40 लाख का थ्रेशोल्ड लेना चाहते हो, अब अगर आप 40 लाख का एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड लेना चाहते हो तो वो सिचुएशन में आपने बिल्कुल भी इतनी सी भी सर्विस नहीं देनी चाहिए। लेकिन उनको एक सर्विस अलाउ की है और वो सर्विस अलाउ की है इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट। मतलब अगर ये सप्लायर ऑफ गुड्स ने किसी को लोन दिया होगा, डिपॉजिट दिया होगा और उसके इंटरेस्ट कमा रहे होगे, कम ऑन यार, क्या कमा रहे होगे, इंटरेस्ट कमा रहे होगे, तभी इनको एक्सटेंडेड लिमिट 40 लाख का थ्रेशोल्ड मिल जाएगा। और ये इंटरेस्ट उनके एग्रीगेट टर्नओवर में भी ऐड हो जाएगा। कंपोजिशन लेवी अगर याद होगा तो इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट ऐड होगा प्लस उनको 40 लाख का थ्रेशोल्ड मिलेगा। मतलब ये सर्विस के अलावा दूसरी कोई भी सर्विस उन्होंने नहीं देनी चाहिए अगर एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड 40 लाख का चाहिए। ये वाला पॉइंट समझा होगा तो फटाफट 2 टाइप करो। ओके ओके, तो यहां पे ये फटाफट 2 टाइप करो, ये वाला पॉइंट समझा, क्या कर रहे हो यार। ओके, मजा आएगा, 2 टाइप करो। चलिए, उसके बाद में यहां पे अगर एजेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर एजेंट होगा तो एजेंट के केस में अगर समझ लो आप किसी के बिहाफ पे गुड सप्लाई कर रहे हो तो एजेंट का जब एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा तो एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में, सुनिए, एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में प्रिंसिपल का भी टर्नओवर ऐड होगा। यानी उसने जो माल बेचा प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो भी एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। लेकिन जॉब वर्कर होगा तो जॉब वर्क के केस में ऐड नहीं होगा। और लास्ट, ओके, बिजनेस कैरियड बाय टैक्सेबल पर्सन ट्रांसफर वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज। ओके, अगर बिजनेस शिफ्ट हो जाता है तो वो सिचुएशन में, सुनिए ध्यान से, अगर बिजनेस शिफ्ट हो जाता है तो वो सिचुएशन में नए बंदे को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सर वो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हो? जैसे मैंने कहा कि ओके, 3 मनी वाला नाग मुझे डसा, या पूमा टी शर्ट, यहां पे लिमिट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है 10 और 20। ओके, और ये एक्सटेंडेड लिमिट ये स्टेट में नहीं मिलती है। ओके, तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी कोई एक ब्रांच ओके त्रिपुरा में होगी और दूसरा ब्रांच महाराष्ट्र में होगा और आप सप्लायर ऑफ गुड्स है, ओके, तो ऐसे सिचुएशन में त्रिपुरा में लिमिट क्या लग जाती है, 10 लाख, और महाराष्ट्र में लिमिट क्या लग जाती है, सुनो भाई सुनो, महाराष्ट्र में लिमिट क्या लग जाती है, तो महाराष्ट्र में लिमिट जो लग जाती है यहाँ पे 40 लाख, पर एग्रीगेट टर्नओवर है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर आप त्रिपुरा में एग्रीगेट टर्नओवर करोगे तो 10 लाख के ऊपर है, तो वहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और वहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो क्या महाराष्ट्र में भी लेना पड़ेगा? यस। ध्यान से सुनिएगा मेरा पॉइंट, अगर आपका कोई भी ब्रांच ये 4 स्टेट में होगा तो आपका ओवरऑल थ्रेशोल्ड 10 लाख ही रहेगा, क्योंकि अगर एक जगह आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो फिर सभी जगह लेना पड़ेगा। लाइक अ कंपोजिशन लेवी, मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। वैसे ही यहाँ पे एक जगह रजिस्ट्रेशन लिया तो आपको सब जगह लेना पड़ेगा, तो आपका ओवरऑल थ्रेशोल्ड 10 लाख हो जाएगा। अगर आप इस स्टेट में हो, एक आधी भी ब्रांच इस स्टेट में हो, तो आपको ओवरऑल थ्रेशोल्ड 20 लाख हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आपको मैं समझाना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ लो आप जो है ओके महाराष्ट्र में हो, ओके, दूसरा ब्रांच आपका गोवा में है और तीसरा ब्रांच त्रिपुरा में है। आपकी ब्रांच है, ब्रांच ओके यहाँ पे त्रिपुरा में। पहले तो ये बताओ, जो मैंने अभी पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया, समझा? क्या समझा होगा तो 3 टाइप करो। क्या कर रहे हो यार, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो, जाओ। ओके, आपको ना यहाँ पे अबो 780 चाहिए ना, तो रिस्पांस देना पड़ेगा, नहीं तो देख लेना फिर। चलिए, ओके, तो मेरा मूड है आज आपको समझाने का यहाँ पे, तो थोड़ा मूड में हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में ओके, तो आपका एक भी ब्रांच अगर त्रिपुरा में होगा तो आपका ओवरऑल थ्रेशोल्ड 10 पे आ जाएगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आया क्या? अब समझ लो आप जो त्रिपुरा में है, चलो ये एग्जांपल थोड़ा बाद में लेता हूँ, ये एग्जांपल थोड़ा बाद में लेता हूँ, पहले सेक्शन 23 समझा देता हूँ, फिर बाद में लेता हूँ। 22 समझ में आया क्या? समझ में आया, वेरी गुड। अब यहाँ पे सेक्शन 23, अगर 23 जो है यहाँ पे आप, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये एग्जाम में बहुत बार, यानी क्या करना आपने, सेक्शन 22, 23, 24 के क्वेश्चन निचोड़ लेना भाई। ओके, अच्छे से पढ़ के चले जाना सारे क्वेश्चन। अब 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि कुछ केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, इवन दो, सुन बोलो मेरे साथ, जोर से बोलना, जहां बैठे हो घर में सब घर वाले जाग जाने चाहिए। इवन दो यूर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड 10, 20, 40, इवन दो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 10, 20, 40, तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाई कौन सी ऐसी केसेस है जहां रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना पड़ता है? पहला, ओके, यू एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ नॉन लायबल टू टैक्स। ओके, ऐसा सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर लेवी नहीं है, वहां मतलब वो प्लेस ऑफ बिजनेस से, बोलो मेरे साथ, वो प्लेस ऑफ बिजनेस से एक्सक्लूसिव ऐसा सप्लाई कर रहे हो, एक्सक्लूसिव ऐसा सप्लाई कर रहे हो वो प्लेस ऑफ बिजनेस से
जहां पे ओके वो जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, समझ लो आपका पेट्रोल पंप है, ओके आपका वाइन शॉप है, और आप एक्सक्लूसिवली वही सप्लाई वो प्लेस ऑफ बिजनेस से कर रहे हो, तो आपको वहां रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन दो वाइन का बिजनेस जो है आपका करोड़ों में चल रहा होगा, तभी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल का बिजनेस आपका करोड़ों में चल रहा होगा, तभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। या वोनली एग्जाम सप्लाई होगा, अगर आपका कोई अगर एक सप्लाई है और वो प्लेस ऑफ बिजनेस से आप वोनली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, तो आपको फिर एग्रीगेट टर्नओवर यानी ये थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगी, और ये थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगी, ये 20 लाख का रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, और यू आर नॉट लायबल टू रजिस्टर, आपका टर्नओवर कितना भी हो, आपका टर्नओवर कितना भी हो। उसके बाद में सेकंड एग्रीकल्चरिस्ट, सेकंड एग्रीकल्चरिस्ट। तो एग्रीकल्चरिस्ट अगर आप होगे और टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस फ्रॉम आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो सेकंड उन्होंने दिया कि अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट होगे। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरिस्ट? एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन नीचे मेरे चार्ट में दी है, क्या सुपर्ब चार्ट है। ओके यहाँ पे एवरीथिंग इज कवर्ड। तो एग्रीकल्चरिस्ट मींस इंडिविजुअल और एचयूएफ, ओके इंडिविजुअल और एचयूएफ है, और हु अंडरटेक्स द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। स्पीड इज ओके, स्पीड ओके है क्या आपके लिए? ओके तो फटाफट ओके टाइप करो, स्पीड ओके होगी तो ओके टाइप करो, चलो वेरी गुड। तो अब समझ लो आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, मतलब क्या? मतलब इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, और खुद काम कर रहे हो खेत पे, ओके पसीना निकाल निकाल के काम कर रहे हो, ओन लेबर, खुद का लेबर यूज कर रहे हो खेत पे, या फैमिली पूरी लगा के रखी खेत पे, या सर्वेंट ऑन वेजेस लगा के रखे, उसे एग्रीकल्चरिस्ट कहा जाएगा। तो इंडिया का किसान अगर उत्पादन करके यानी कल्टीवेशन ऑफ लैंड से प्रोड्यूस करके इंडिया का किसान अगर माल बेचता है, ओके, और वो माल बेचता है जो उसने प्रोड्यूस किया है, तो भाई कितने का भी बेचे, कितने का भी टर्न ओवर करो, तू गन्ने का टर्न ओवर कर रहा है, तू ओके मैंगो का टर्न ओवर कर रहा है, तू ओके व्हीट और राइस का जो तूने प्रोड्यूस किया है वो तू किसान बेच, 20 लाख के ऊपर बेच, 200 करोड़ में बेच, 300 करोड़ में केस, ओके मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो किसान को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कितना भी टर्नओवर हो, ओके, पर एक्सक्लूसिव सप्लाई होना चाहिए, ये सप्लाई भी आपका एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव सप्लाई होना चाहिए। तीसरा, पर्सन हु आर ओनली एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स लायबल टू बी पेड अंडर रिवर चार्ज बेसिस। मतलब क्या? ओके ऐसा पर्सन जो ओनली वो सप्लाई कर रहा है जो रिवर चार्ज में, एग्जांपल लॉयर, लॉयर ऐसा आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है जिसका टैक्स रिसिपिएंट देगा, रिवर चार्ज में रिसिपिएंट देगा, और लॉयर लीगल सर्विस के अलावा दूसरी कोई सर्विस नहीं ले रहा है, तो लॉयर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जीटीए एक्सक्लूसिव ऐसा सप्लाई कर रहा है जो रिवर चार्ज में है, तो जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके डायरेक्टर अगर सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को, एक्सक्लूसिव दूसरा कोई सप्लाई नहीं करता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके तो जो सप्लायर है जिनका आउटवर्ड सप्लाई, मुंह घुमा के बोलो, जिनका आउटवर्ड सप्लाई रिवर चार्ज में और उसका टैक्स रिसिपिएंट देगा, तो सप्लायर को जहां तक देखा रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके बोला मुंह घुमा के, यस वेरी गुड। तो ये 3 केसेस लर्न करके जाना, और ये 3 केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है वो प्लेस ऑफ बिजनेस का जहां से आप एक्सक्लूसिव सप्लाई कर रहे हो, जहां से आप एक्सक्लूसिव सप्लाई कर रहे हो। नाउ ओके अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ओके ये वर्ड है एक्सक्लूसिव ओनली। मतलब क्या? मतलब आपने उस प्लेस ऑफ बिजनेस से, कम ऑन, उस प्लेस ऑफ बिजनेस से आपने दूसरा कोई सप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन समझ लो सर उस प्लेस ऑफ बिजनेस से मैं टैक्सेबल भी कर रहा हूं और एग्जाम भी कर रहा हूं, तो क्या होगा? अगर आपने टैक्सेबल का फ्लेवर ऐड किया एग्जाम के साथ, तो फिर सेक्शन 22 लग जाता है, और फिर एग्रीगेट टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट लग जाता है, और उस एग्रीगेट टर्नओवर में ये एग्जाम भी ऐड हो जाता है। ओके फिर आपको 20 लाख का रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, और 20 लाख पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या 10 लाख का या 40 लाख का रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, और आपको थ्रेशोल्ड की रिस्ट्रिक्शन लग के आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको टैक्स तो सिर्फ टैक्सेबल पे ही देना है, एग्जाम पे नहीं देना है, पर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ये थ्रेशोल्ड अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब जब तक आप बैचलर हो, एक्सक्लूसिव, ओके जब तक आप यही सप्लाई कर रहे हो, बैचलर हो, तब तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई थ्रेशोल्ड का रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितना भी घूमो, किधर भी घूमो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बैचलर नहीं रहे, गर्लफ्रेंड आ गई या शादी हो गई, तो फिर बेटा थ्रेशोल्ड लग जाता है, और थ्रेशोल्ड में एग्रीगेट हो जाता है। वो कहती है या वो कहता है कि कहां जा रहे हो, मैं भी चलूंगी, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर
हो जाएगा और एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा, तो वो सिचुएशन में ओके आपका एग्जाम प्लस टैक्सेबल मिला के 20 लाख का, 10 लाख का या 40 लाख का लिमिट लग जाएगा। स्वाहा। तो ये जो है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव वाले को है, अगर तुम्हारा साथ साथ में टैक्सेबल होगा तो फिर एग्रीगेट की लिमिट आपको लग जाएगी। समझा क्या? समझा होगा तो बोलिए यस सर, समझ में आया? ओके समझा होगा तो बोलिए यस। तो जब तक बैचलर हो तब तक ठीक है। ओके जैसे आपके साथ टैक्सेबल लग गया, टैक्सेबल लग गया ओके इसके साथ, तो एग्रीगेट हो जाएगा, थ्रेशोल्ड की लिमिट आपको लग जाएगी। समझा? वेरी गुड, ये हुई ना बात। ओके चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो मैं चाहता हूं कि ये एग्जांपल आप याद रखें। क्या? ओके जहां तक देखा जाए तो अब यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा में आप जो है ओके 8 लाख का, त्रिपुरा में 8 लाख का नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। नॉन टैक्सेबल मतलब पेट्रोल पंप है वगैरह। ओके नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, आपका पेट्रोल पंप है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो त्रिपुरा में। अब महाराष्ट्र में, और आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, सारे सारे जगह गुड सप्लाई कर रहे हो। ओके महाराष्ट्र में आपका 20 लाख है और गोवा में आपका 10 लाख है। ओके गोवा में आपका 10 लाख है। पर भाई साहब मैंने क्या कहा, एक भी ब्रांच अगर त्रिपुरा में या त्रिमनी वाला नाग डस जाता है तो उतना ही लिमिट लग जाता है। तो फिर एक भी ब्रांच होगा तो आपकी ओवरऑल लिमिट 10 ही हो जाएगी फिर तो। ओके फिर सभी जगह रजिस्ट्रेशन 10 के ऊपर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये त्रिपुरा वाला 23 में आ जाता है, सेक्शन 23 में आ जाता है, मतलब क्या? मतलब जहां से आप एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उसकी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है तो भाई साहब हट गया वो रिस्ट्रिक्शन। मतलब अगर वो आपका, सुनना ध्यान से, त्रिपुरा वाला एक्सक्लूसिवली एग्जाम नॉन टैक्सेबल में आ जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा था, उसके वजह से सब पर इंपैक्ट आ रहा था। ओके उसके वजह से सब पे इंपैक्ट आ रहा था, पर वही रजिस्ट्रेशन के बाहर निकल गया। अगर वही रजिस्ट्रेशन के बाहर निकल गया तो फिर यहां पे आपको 40 लाख का लिमिट वापस मिल जाएगा या 20 लाख का लिमिट आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन 20 लाख के कैलकुलेशन के लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर लेना पड़ेगा। लेकिन उसका इंपैक्ट अब आप पे नहीं आएगा। महाराष्ट्र में आपको 40 लाख का लिमिट मिल जाएगा और एग्रीगेट टर्नओवर में 20 + 10 + 8 38 हुआ, तो आपको महाराष्ट्र और गोवा में भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट समझा क्या? समझा हो गया तो 4 टाइप करो, समझा होगा तो 4 टाइप करो। समझाना? ओके समझा। ओके तो 4 टाइप करो। तो भाई वो अगर, क्योंकि उसके इंपैक्ट हम पे पड़ रहे थे, ओके उसकी छाव हम पे पड़ रही थी, पर वो रजिस्ट्रेशन के बाहर ही है, तो हम पे छाव पड़ेगी नहीं। अब हमें तो 40 लाख और 20 लाख का मिल जाएगा। समझा क्या? 4 टाइप किया ना आपने, वेरी गुड। इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं, इसके ऊपर पढ़ के जाना। हाँ ओके अच्छे से पढ़ के जाना, ये हुई ना बात। चलो अब आते हैं थर्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में। अब आते हैं ओके कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में। हाँ ये वाला भाई इस बार निचोड़ के चले जाना, सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और उसके एक्सेप्शंस। ठीक है, तो पहला है पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। मतलब क्या? अगर किसी ने इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ओके किया कि उसका थ्रेशोल्ड उड़ गया, उसी वक्त उड़ गया। मतलब क्या? मतलब उसको उसी वक्त 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इंटरस्टेट किया तो। ओके यानी यहाँ पे अगर आपका टर्नओवर 5 लाख हुआ और आपने एक ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट कर लिया, 8 लाख तो ऐड होगा बेटा, यस 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 यस, ये एग्जांपल में एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा। लेकिन उसका जो लिमिट रजिस्ट्रेशन का, उसकी छाव हम पे पड़ रही थी, उसकी वजह से हम भी 10 में आ रहे थे, वो छाव नहीं पड़ेगी। पर एग्रीगेट टर्नओवर में वो 8 लाख लिया जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में वो 8 लाख लिया जाएगा। वापस आता हूं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में जहां तक देखा जाए, सुनो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में जहां तक देखा जाए तो यहां पे ओके पर्सन इंटरस्टेट किया तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके आपको आपका बेसिक थ्रेशोल्ड उड़ जाएगा। समझ लो आपने टर्नओवर 2 लाख का किया और आपने एक इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, तो उसी वक्त आपका थ्रेशोल्ड निकल जाता है और थ्रेशोल्ड यू आर बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ओके प्रॉस्पेक्टिवली, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं बेटा, प्रॉस्पेक्टिवली आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ जाओगे। लेकिन इसके एक्सेप्शंस देखिएगा, एक्सेप्शन पे सवाल पूछा जाता है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, लेकिन क्या है ओके यहां पे सर्विस प्रोवाइडर हो गया, आप सर्विस देते होगे तो आपको इवन दो आपने इंटरस्टेट किया होगा तभी भी आपको बेसिक थ्रेशोल्ड 10 लाख और 20 लाख का मिल जाएगा। सुनना, इवन दो आपने इंटरस्टेट किया होगा तो भी बेसिक थ्रेशोल्ड 10 लाख और 20 लाख का मिल जाएगा। ओके दूसरा हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हैंडीक्राफ्ट गुड्स इवन दो आप इंटरस्टेट कर रहे हो,
हैंडीक्राफ्ट गुड्स इवन दो आप इंटरस्टेट कर रहे हो, तभी भी आपको बेसिक थ्रेशोल्ड जो भी आपको 10 लाख 20 लाख 40 लाख जो भी बेसिक थ्रेशोल्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके पास पैन होना जरूरी है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में पैन, और दूसरा उसने ई-वे बिल बनाना जरूरी है। ये दो कंडीशन है, पैन और ई-वे बिल का। अगर वो ये दो कंडीशन फुलफिल करता है तो वो सिचुएशन में उसको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद में जॉब वर्कर एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, जाने दो, जॉब वर्क इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऊपर सर्विस में आ जाता है, इसलिए ये आपने जॉब वर्क वाला पॉइंट निकाल भी दिया तो चलेगा। दो ही याद रखना, इंटरस्टेट सर्विस होगा तो ऐसे केस में बेसिक थ्रेशोल्ड मिल जाएगा इवन दो इंटरस्टेट किया, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स होगा। मतलब ये कंडीशन अभी किसको अप्लीकेबल है? ये कंडीशन अभी ओनली गुड्स को अप्लीकेबल है, सप्लाई ऑफ गुड्स को यहाँ पे अप्लीकेबल रहेगी। ओके, आई होप आपको पहला समझा होगा। पहला समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। उसके बाद में नेक्स्ट सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। व्हाट डू मीन बाय सीटीपी आगे देखेंगे, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन अगर वो सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स का होगा तो उसको बेसिक थ्रेशोल्ड मिल जाएगा, इवन दो वो ओके यहाँ पे सीटीपी होगा लेकिन बेसिक थ्रेशोल्ड 10 लाख 20 लाख 40 लाख का मिल जाएगा, लेकिन बाकी सीटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, हाँ, आरसीएम में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अगर आप 95 के ईसीओ हो गए, ओके 95 के ईसीओ मतलब क्या? यस, इस बार 95 आपको अप्लीकेबल करवा दिया है, और 95 आपने ऑलरेडी नोट्स में पढ़ा होगा अगर आपने करंट बैच की होगी, और आप पुराने स्टूडेंट्स हो गए तो मैंने अमेंडमेंट नोट्स में 95 आपको दिया था, तो वो अमेंडमेंट जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेंडमेंट्स दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 95 जो है आपने नोट्स में पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए, हाँ, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को थ्रेशोल्ड 40 लाख का मिलेगा, ओनली हैंडीक्राफ्ट गुड्स होगा तो 40 लाख का थ्रेशोल्ड रहेगा। ओके, यहाँ पे तो 95 के ईसी हो गए, मतलब क्या? मतलब समझ लो कोई के यहाँ पे नया स्टार्टअप है, और वो नया स्टार्टअप जो है रेस्टोरेंट 95 रेस्टोरेंट सर्विस 95 में नोटिफाइड है, और वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई होती है अदर दैन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो ईसीओ उसका टैक्स देता है, तो कोई स्टार्टअप कर रहा है और स्विगी जैसा वो भी एक ऐप बना रहा है और उसके थ्रू रेस्टोरेंट का सप्लाई होगा, तो वो नया नया क्यों ना हो, अगर ईसीओ होगा, आई रिपीट, किसको कंपलसरी किया? ईसीओ को। 95 के ईसीओ का तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, जो आगे देखेंगे। पर्सन हु रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स टीडीएस अंडर सेक्शन 51, कुछ याद आया? टीडीएस और टीसीएस का चैप्टर आपने किया होगा, तो ये जो है टीडीएस में ओके गवर्नमेंट, याद आ रहा है? गवर्नमेंट, उसके बाद में गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑथोरिटीज, पीएसयू, सोसाइटी, अगर ये लोकल अथॉरिटी, ये अगर इनको कोई सप्लाई करता है तो ये टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो इन जो टीडीएस डिडक्टर है गवर्नमेंट वगैरह नोटिफाइड पर्सन, तो वो नोटिफाइड पर्सन को जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में पर्सन हु मेक द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। ओके, एजेंट इशूइंग ओन इनवॉइस, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई एजेंट पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 का होगा, सुनिए, ओके, कोई एजेंट अगर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 का होगा जो खुद का इनवॉइस देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो खुद का इनवॉइस देता है, तो उसे भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ओके, तो दो टाइप के एजेंट है, अगर कोई एजेंट खुद का इनवॉइस दे रहा है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और कोई एजेंट खुद का इनवॉइस नहीं दे रहा है तो वो केस में उसके एग्रीगेट टर्नओवर में प्रिंसिपल का भी टर्नओवर ऐड होता है, जो हमने पहले देखा। ओके, तो अगर एजेंट खुद का इनवॉइस नहीं दे रहा है तो उसको थ्रेशोल्ड मिलेगा, उसको थ्रेशोल्ड मिलेगा, पर उसके एग्रीगेट टर्नओवर में प्रिंसिपल का भी टर्नओवर ऐड होगा। और अगर एजेंट खुद का इनवॉइस दे रहा होगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में। फिर आईएसडी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, उसके बाद में every electronic commerce operator ECO who is required to deduct TCS under section 52। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 52 में जो TCS डिडक्ट करेंगे ऐसे ECO जो 95 के नहीं है, जो नॉर्मल ECO जिसके थ्रू Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह जिसके थ्रू माल बेचा जा रहा है। TDS TCS चैप्टर आपने किया होगा बेटा, ओके, आई एक्सपेक्ट आपने किया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो TCS कटेंगे वो भी यहाँ पे जो है ओके उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। 9 इस बार अच्छे से पढ़ के जाना, और इसके अमेंडमेंट्स भी अच्छे से पढ़ के जाना। तो वो देखो, पर्सन हु सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 95 थ्रू सच ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। मतलब क्या? मतलब थोड़ा आपको मैं यहाँ समझा दूं, ठीक है? समझ लो एक सप्लायर है और ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, और ये रिसिपिएंट है, ये अपना गुड्स ईसीओ के थ्रू बेच रहा है, और ये ईसीओ 95 का नहीं है, ये ईसीओ टीसीएस कट करेगा। तो ऐसे केस में वो क्या कहते हैं, अगर कोई सप्लायर है
कोई सप्लायर है और वो ऐसे ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है जो सेक्शन 52 में क्या डिडक्ट करेंगे, जो सेक्शन 52 में टीसीएस डिडक्ट करेंगे, तो इस सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? सप्लायर। क्योंकि अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो टीसीएस कैसे काटेंगे भाई? इसको तो टीसीएस काटना पड़ेगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो भी होगा तो उनको टीसीएस काटना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? समझा होगा तो जोर से लाइक करो। टीसीएस तो काटना पड़ेगा। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मतलब क्या? मतलब कुछ लोग अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई भी करते हैं जो टीसीएस काटेंगे तो भी उनको बेसिक थ्रेशोल्ड मिलेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बेसिक थ्रेशोल्ड मिलेगा 10, 20, 40 का। तो कौन से दो एक्सेप्शन है? तो देखो वो ईसीओ को यहां पे उन्होंने एक्सेप्शन जो दिया है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो उन्होंने एक्सेप्शन दिया है, वो पहला एक्सेप्शन जो दिया है बेटा यहां पे, person making supply of services through ECO is exempted from obtaining registration till threshold। अगर वो सर्विस का सप्लायर है और वो ECO के थ्रू सर्विस दे रहा है और ECO के थ्रू जो TCS कट करेगा तो सप्लायर ऑफ सर्विस होगा तो उसको बेसिक थ्रेशोल्ड मिलेगा, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और अभी जो ऐड किया है वो है सप्लायर ऑफ द गुड्स। हाँ, अब देखो ये क्यों ऐड किया है मैंने, यहां पे आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर से पढ़ा होगा। सप्लाइंग ऑफ द गुड्स को भी ऐड कर दिया। अब ये जो है यहां पे सप्लाइंग ऑफ द गुड्स का मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि जो छोटे छोटे रिटेलर है, अब देखो ई कॉमर्स का जमाना है भाई, अगर छोटे छोटे बिजनेसमैन जिनका धंधा 5 लाख 6 लाख भी होगा, पर ये छोटे छोटे बिजनेसमैन अगर प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे ई कॉमर्स के तो मर जाएंगे। तो इन्होंने इस बार रिक्वेस्ट की फाइनेंस मिनिस्टर को कि देखो फाइनेंस मिनिस्टर, हमको प्लेटफॉर्म पे आने दो, हमको भी अमेजोन पे आने दो, हमको भी फ्लिपकार्ट पे आने दो। लेकिन लॉ क्या कहता था? सर्विस प्रोवाइडर छोड़ के कोई भी अगर ईसीओ के प्लेटफॉर्म पे जा रहा है जो टीसीएस कट करेगा तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो समझ लो एक छोटा बिजनेसमैन है, वो ईसीओ के प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था सर्विस प्रोवाइडर छोड़ के। तो फिर इन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो सर, हमको भी आने दो प्लेटफॉर्म पे बिना रजिस्ट्रेशन का। तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया और गवर्नमेंट ने कहा चलो अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओ इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन टिल थ्रेशोल्ड। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, इनको एक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है, इनके पास पैन होना जरूरी है, इनको अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। ये जो है कुछ कंडीशंस अच्छे से पढ़ के जाना, इसके ऊपर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का आ सकता है। ओके, तो ये इसके ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये एक्सेप्शंस अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद में पर्सन हैविंग ओआईडीआर सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। बाहर का अगर कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस सर्विस दे रहा है, ओआईडीआर सर्विस दे रहा है इंडिया में, तो उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। अगर कोई बाहर से ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस इंडिया में दे रहा होगा, तो बाहर से अगर इंडिया में आ रहा होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और नोटिफाइड पर्सन होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा। यस और नो? चलो अब आते हैं, ये तो हो गया सेक्शन 22, 23, 24। ये तो हो गया सेक्शन 22, 23, 24। चार्ट कैसा लगा आपको? सारे पॉइंट्स कवर हो गए। मजा आया होगा तो बोलिए यस सर मजा आया। अब आते हैं प्रोसीजर में। आपको जो रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन आपको, अगर आप 22 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देते हैं या 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं तो आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन आपको 30 डेज फ्रॉम द डेट यू बिकम लायबल, मतलब जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए वहां से 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपका SEZ में यूनिट होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट होगा, तो आपको उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। SEZ यूनिट सेपरेट यूनिट माना जाता है और उसका आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में CTP और NRTP जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसका भी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है और इसको अंडरलाइन एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो इसका 5 डेज बिफोर लेना पड़ता है, ये याद रखना पड़ेगा। CTP और NRTP के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में आते हैं पैन। क्या रजिस्ट्रेशन के लिए पैन की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, पर इसके 2 एक्सेप्शन याद रखना। 2 लोगों को बिना पैन का भी रजिस्ट्रेशन मिलता है। एक है बेटा जो TDS डिडक्टर, TDS जो डिडक्ट कर रहा है और मतलब गवर्नमेंट नोटिफाइड पर्सन, और दूसरा NRTP। NRTP को पासपोर्ट बेस मिलता है।
इसको पासपोर्ट के बेस पर मिलता है। ओके, हाँ, बाकी सारे केस में आपके पास पैन होना जरूरी है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आपका स्टेट वाइज होगा। क्या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? बिल्कुल वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। डीडीपी के कंसेप्ट मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा दिए, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, पहले चैप्टर में पढ़ा दिए। अगर आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हो तो ईच रजिस्ट्रेशन वाइज आप सेपरेट पर्सन माने जाओगे, या एक स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है और दूसरे स्टेट में आपके एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो जो है पहले सेशन में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, तो वो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। बैंक डिटेल्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार पढ़ के जाना। अब देखो, जब आप REG 01 में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी पड़ती है। बैंक डिटेल्स देना कंपलसरी है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें एक रियायत दी है। क्या? कि बिना बैंक डिटेल्स भी आपका RC आ जाएगा, बिना बैंक डिटेल्स दिए भी आपका RC आ जाएगा। लेकिन आरसी आने के बाद आपको 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या बिफोर फर्निशिंग GSTR1, यहां अमेंडमेंट हुई है, बिफोर फर्निशिंग GSTR1 या पहले 45 डेज था, अब 30 डेज हो गया है, तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन या बिफोर फर्निशिंग GSTR1 आपको आपका बैंक डिटेल्स दे देना पड़ेगा, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। एक बार फिर से, आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त बैंक डिटेल्स देनी पड़ती है, पर समझ लो आपके पास बैंक डिटेल्स नहीं है। अगर आपके पास बैंक डिटेल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आपको आरसी मिल जाएगी। लेकिन आरसी मिलने के बाद आपको 30 दिन के अंदर या फिर बिफोर फाइलिंग GSTR1 विचएवर इज अर्लियर आपको सारी बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। नाउ इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट REG 06 में आता है, 15 डिजिट का होता है, जिसमें पहले 2 कोड, स्टेट कोड होते हैं, फिर पैन होता है, फिर एंटिटी कोड होता है और चेकसम नंबर होता है। ओके, दूसरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया फ्रॉम द डेट व्हेन यू लायबल, तो जिस दिन आप लायबल हुए, सुनना, जिस दिन आप लायबल हुए वो इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। और आपने 30 डेज के बाद अप्लाई किया तो जिस दिन आपकी आरसी आई उस दिन इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। भाई साहब 30 दिन में अप्लाई कर देना, क्यों? क्योंकि फिर जिस दिन से लायबल हुए तब से आप रजिस्टर्ड पर्सन माने जाते हो, तो आईटीसी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन जो है लेट फाइल किया तो आप रजिस्टर्ड पर्सन तब माने जाओगे जब आपको आरसी मिली, तो अननेसेसरी आपका आईटीसी का लॉस हो जाता है। तो ख्याल रखना, यहां पे ये रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। चलिए बेटा, ओके, अब यहां पे जहां तक है आधार ऑथेंटिकेशन ये चार्ट, ओके, आधार ऑथेंटिकेशन ये चार्ट, ओके, और दूसरा सीटीपी और एनआरटीपी का डिस्कशन हम ये देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे, और ये फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमाइसेस, ओके, कब होगा? तो ये आधार ऑथेंटिकेशन आपने नहीं करवाया तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और आधार ऑथेंटिकेशन करवाया तो ओके आपका फिजिकल वेरिफिकेशन डाउट होगा तो ही होगा। तो ये थोड़ा इस बार अच्छे से पढ़ के जाना, फिजिकल वेरिफिकेशन वाला। तो अब मैं कुछ चीजें अपने रेगुलर नोट से करवाऊंगा, ओके, और वो रेगुलर नोट से जो कुछ चीजें हम करेंगे वो आधार ऑथेंटिकेशन का पूरा फ्लो एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में मैं नीचे वाला चार्ट करवाऊंगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपकी करवाऊंगा, और उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे सीटीपी और एनआरटीपी। आर यू रेडी? यस और नो? तो ये मैं थोड़ा रेगुलर में डिटेल में अच्छे से आपको करवा देता हूं, लेकिन मैं इसमें कहूंगा कि आप बस ये सीटीपी और एनआरटीपी अच्छे से करके जाना, आधार ऑथेंटिकेशन के एक्सेप्शन क्या है वो अच्छे से करके जाना, फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रोसीजर क्या है वो करके जाना। ओके, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको अच्छे से करके जाना है। चलिए, चलिए, तो आधार ऑथेंटिकेशन वाला चार्ट जो मैंने ये नोट से कॉपी लिया है, ओके, यहां से मैं समझा देता हूं। आधार ऑथेंटिकेशन, ये आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है? अगर आप REG 01 फॉर्म देखते हो तो REG 01 फॉर्म में मैं आपको बता दूं, एक टैब आता है, ये जो है पोर्टल पे इस तरह से पार्ट बी आप देखते हो REG 01 का, और ये पार्ट बी में जैसे आपको यहाँ पे बिजनेस डिटेल, बाकी ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। साथ साथ में गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल्स स्पेसिफिक, और एक टैब आता है आधार ऑथेंटिकेशन। ये आधार ऑथेंटिकेशन आपको करवाना पड़ता है। ओके, ये आधार ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी है? ये आपके REG 01 पार्ट बी में ओके ये होता है आधार ऑथेंटिकेशन। ये आधार ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी है? ओके, इसका बहुत सिंपल वे में बता, यहाँ पे एक मिनट, क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत से फेक इनवॉइसेस, डमी एड्रेस रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एट सेम प्लेस, तो यहाँ पे जीएसटी में इतने फ्रॉड हुए फेक इनवॉइसेस देकर, जो प्लेस का रजिस्ट्रेशन करवाया वो प्लेस का एड्रेस ही नहीं है,
ओके, यानी वो वहां पे कोई है नहीं, डमी एड्रेस है, या फिर एक ही प्लेस को 3-4 रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। यानी जो क्रॉनिकल टैक्स इवाइडर है, जो यहाँ पे जीएसटी के फ्रॉड कर रहे थे, ओके, उन पे कंट्रोल लाने के लिए यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करवाना गवर्नमेंट ने जरूरी कर दिया। और ये आधार ऑथेंटिकेशन जो है यहाँ पे, ओके, किसका करवाना पड़ेगा, कैसे करवाना पड़ेगा, ये थोड़ा प्रोसेस समझ लो। आधार ऑथेंटिकेशन में बेटा, ओके, 2 लोग हैं। ये आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर जब आई तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिए थे, जैसे 2019 में आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर आई और हमारा जीएसटी लॉ 2017 में आया, तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले लिए थे जीएसटी में और कुछ लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे थे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनका ऑथेंटिकेशन हम बाद में करवाएंगे। लेकिन जिस दिन ये डेट नोटिफाई हुई फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, ओके, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे उनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो वो सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया है। आधार ऑथेंटिकेशन क्या है, कुछ नहीं है, ओके, आपको जब आप REG 02 सॉरी REG 01 का पार्ट बी जो है, पार्ट बी में आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑफ करते हो, यस, आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हो, तो एक लिंक आती है आधार ऑथेंटिकेशन की आपके मेल पर। वो मेल पर जो आधार ऑथेंटिकेशन की लिंक आती है उसको क्लिक करना पड़ता है और क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। जैसे ही आपके मेल पर वो जो लिंक आती है आधार ऑथेंटिकेशन की, आपने क्लिक करके उन्होंने जो जो पॉइंट्स पूछे वो कंप्लीट करके अगर आप कर देते हो तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है। तो आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो इन्होंने प्रोविजन क्या रखी है, सेक्शन 25(6) भी कहता है कि अगर इंडिविजुअल का आधार ऑथेंटिकेशन है, समझ लो आप प्रोप्राइटर हो या आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो और प्रोप्राइटर हो, इंडिविजुअल हो, तो इंडिविजुअल शैल अंडरगो, तो उस इंडिविजुअल को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। मेल पे लिंक आएगी, क्लिक करना पड़ेगा, आपको सामने फोटो रखना पड़ेगा, ओके, और वो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वो इंडिविजुअल का आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे individual shall undergo authentication and furnish the proof of possession of Aadhaar number with registration application in order to eligible for grant of registration। चलिए, लेकिन अगर समझ लो कंपनी होगी, सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, तो वो केस में क्या करना, तो एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल वो आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करवाएंगे, तो वो केस में सेक्शन 25(6) कहता है कि सच पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन, फर्निश अ प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे यहाँ ऑथेंटिकेशन किसको करना पड़ेगा, HUF होगा तो कर्ता को करना पड़ेगा, कर्ता की डिटेल्स देनी पड़ेगी और कर्ता के मेल पर जो है लिंक जाएगी और उसका अपना ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी होगी तो MD मैनेजिंग डायरेक्टर या वोल टाइम डायरेक्टर दोनों में से कोई एक को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का आधार नहीं होता है, HUF का आधार नहीं होता, आधार इंडिविजुअल का होता है। तो कंपनी होगी तो MD वोल टाइम डायरेक्टर, ओके, AOP होगा तो मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी, ट्रस्ट होगा तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो एक आधा कोई ट्रस्टी होगा उसका आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या सिग्नेटरी, इनका भी आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकते हो। समझ लो कि आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या सिग्नेटरी है, उनका भी आधार ऑथेंटिकेशन आप करवा सकते हो, या एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा उनको जो है यहाँ पे इंडिविजुअल होगा तो उसको करना पड़ेगा, HUF, कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी या जो भी होगा तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। ओके, तो ये उन्होंने लिस्ट यहाँ पे दी। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को और समझ लो। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फेलियर टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो क्या होता है, अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है, सॉरी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सर मतलब नहीं समझा, मतलब ये है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेट कर दोगे, आधार ऑथेंटिकेशन कर दोगे तो 7 दिन के अंदर आपको RC इमीडिएट आ जाएगी, 7 दिन के अंदर, 2 दिन में भी आ सकती है, 3 दिन में भी आ सकती है, 7 दिन के अंदर RC आ जाएगी बिना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होते हुए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल वे में आपकी RC आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ी ईजी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो फिर ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएगा, आपकी प्रीमाइसेस चेक करेगा, उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको RC आएगी, मतलब फिर उसमें हिंड्रेंसेस हो गए, ऑफिसर के परेशानी हो गई। तो बेटा ये बात ख्याल रखना, आधार ऑथेंटिकेशन करवा लो, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना अच्छा है, सो दैट कि ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएगा और आपको इमीडिएट 7 दिन के अंदर आपकी RC मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। यहां तक समझा क्या, यहां तक समझा होगा तो 1 टाइप करो। नाउ अब नेक्स्ट, सर आधार नंबर ही मुझे असाइन नहीं होगा, तो अगर आधार नंबर असाइन नहीं होगा तो वो सिचुएशन में ओके अगेन
आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होके ही, यानी आपका जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका आरसी आएगा। उसके बाद में नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर, किसको अप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ पर्सन नोटिफाई करती है कि जिसको अप्लीकेबल नहीं है, ये लर्न करके जाना। इंस्टीट्यूट का यहाँ ध्यान रहेगा कि कौन से लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ये लर्न करना है, लर्न करना है, ठीक है। तो ये लिस्ट लर्न करना है पहला। और अगर ये हमारे क्वेश्चनर में नहीं होगी तो आपने एक पेज पे लिख के ऐड कर देना है। मैं जो भी ऐसे स्टार करके दूं जो क्वेश्चनर में नहीं है, या फिर चार्ट बुक में तो मिल ही जाएगी, लेकिन नहीं है तो आपको ऐड कर देना है। ऑथेंटिकेशन नॉट अप्लीकेबल टू फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कोई समझ लो पर्सन है एनआरटीपी आगे पढ़ा होगा, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं है और वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो उसको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लोकल अथॉरिटी को आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पर्सन अप्लाइंग फॉर यूआईएन, पीएसयू वगैरह, तो इनको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इनको रजिस्ट्रेशन या यूआईएन मिल जाएगा विदाउट ऑथेंटिकेशन। तो ये पूरे इसमें क्या लर्न करके जाना है, तो मैं यही कहूंगा कि पूरे इसमें आपको ये वाला जो पार्ट है कि कहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा आधार ऑथेंटिकेशन, ये पढ़ के जाना है। समझ लो ओके, अ पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसीजर आई फेक इनवॉइस डमी एड्रेस को कंट्रोल करने के लिए, तो वो सिचुएशन में कुछ लोग ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुके थे, तो क्या उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी था क्या, तो नहीं, सबको नहीं, जो रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड लोग ये 3 केसेस में आते हैं जो हम रूल 10B में देखेंगे, अगर ये रजिस्टर्ड लोग ये 3 केसेस में आते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। पहला, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, इसका मीनिंग थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ा होगा, पर अभी इतना समझ लो कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, सुनना मेरी बात, ऑलरेडी रजिस्टर्ड था और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और वो रिवोकेशन के लिए गया कि मुझे फिर से बहाल कर दो, मैं आपको ओके यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे वापस कर दो मेरा रजिस्ट्रेशन, जब वो वापस लेने जाएगा तो फिर आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा, फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, मतलब आपका अगर कोई रिफंड जीएसटी में आता है और आपने अभी तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया होगा तो फिर करवाना पड़ेगा। और रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स का रिफंड होगा तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। तो ये स्टार करना, ये पढ़ के जाना, यानी 2 ही चीजें ये चार्ट में पढ़ के जाना है आपको। पहला ये यहाँ पे कौन से केस में अगर पर्सन रजिस्टर्ड होगा तो उसको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो ये 3 केस में ओके उसको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। और बाकी तो जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनको तो करवाना ही पड़ेगा। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ही आपका ओके आधार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा। और ये जो है कौन से लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। डन। चलिए ओके, तो ये एक चार्ट हमने देखा यहाँ पे। अब एक प्रोसीजर वाला चार्ट, चलो बेटा, तो अब ये एक जो है प्रोसीजर वाला चार्ट जो है वो भी मैं ले लेता हूं, ठीक है। प्रोसीजर अंडर रूल 84A एंड रूल 9, रजिस्ट्रेशन एंड अदर ऑथेंटिकेशन ए। अब देखो ये प्रोसीजर क्या है, यहां थोड़ा फटाफट समझ लो, ठीक है। एप्लीकेशन एंड ए मतलब अदर ऑथेंटिकेशन, ए ऑप्टेड, ठीक है। REG 02 में आपने ए के लिए ऑप्ट किया, क्या आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है? नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट कर लो या आप ऑप्ट नहीं करना चाहते, नहीं करना है मुझे आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हो तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, आपका एप्लीकेशन किस तरह से प्रोसेस होता है, यहां प्रोसीजर दिए। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करते हो तो फिर क्या प्रोसेस होती है, यहां दिया है। ओके, ये भी चार्ट देखो, आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। रूल 9 की कंप्लीट प्रोसीजर आपको यहां पे मिल जाएगी। चलिए देखो, आपको मैं बताता हूं, आपने एप्लीकेशन दिया, पार्ट बी में आ गए। पार्ट बी में आप सारी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो और सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप जब आधार ऑथेंटिकेशन के टैब में जा रहे हो तो आपने ऑप्ट कर लिया आधार ऑथेंटिकेशन कि हाँ ओके आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मैं ऑप्ट करना चाहता हूँ। चलो, आपने क्लिक कर दिया, आपके ईमेल पे लिंक आ गई ओके आधार ऑथेंटिकेशन की। लिंक आने के बाद आपको 15 दिन मिलते हैं, यहाँ पे 15 वर्किंग डेज मिलते हैं कि आप अपना ऑथेंटिकेट करवा लो। अब लिंक तो आ गई पर कभी भूल गए, अरे कर रहा हो कर तो ऑथेंटिकेशन 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए और आपने नहीं करवाया, आपको 15 दिन मिलते हैं। तब तक आपका फॉर्म सेव रहता है। मैंने अभी कहा था कि आप जो है ओके RE01 फॉर्म सेव कर सकते हो और बार बार रीएक्सेस कर सकते हो बाय योर TRN, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। तो ऐसे सिचुएशन में ओके अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली करवा दिया विद इन 15 डेज,
और अगर आपने ऑप्ट करने के बाद भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया विद इन 15 वर्किंग डेज, WD मतलब लिख दो, वर्किंग डेज में नहीं करवाया, चलो पहला ऑप्शन लेते कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया तो आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया, ओके, AN नंबर मतलब यहां लिख देना आधार, डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ AN नंबर, आधार नंबर, ए मतलब AN नंबर मतलब आधार नंबर। तो जिस दिन आपने यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया वो आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा। जिस दिन पार्ट ए एंड पार्ट बी की इंफॉर्मेशन दी वो नहीं, जिस दिन ऑथेंटिकेशन हो गया वो आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा। ओके, अब देखो आपका एप्लीकेशन चले जाता है गवर्नमेंट पोर्टल पे। अब आपके एप्लीकेशन में आपने सारी इंफॉर्मेशन सही दी क्या, मतलब ओके REC01 के जो टैब थे कि भाई पहला बिजनेस की इंफॉर्मेशन सही दी, दूसरा आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंटेशन दे दिए, उसकी इंफॉर्मेशन सही दे दिया, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की इंफॉर्मेशन सही दे दिया। ओके, उसके बाद में गुड्स या सर्विसेज की आपने जो है यहाँ पे HSN कोड वगैरह सही दे दिया, उसकी लिस्ट दे दिया। तो इन सिंपल वर्ड वो सारा चेक होता है। अगर आपके फॉर्म में कोई डेफिशिएंसी नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन सही है, तो आपको ओके ग्रांट ऑफ RC विद इन 7 वर्किंग डेज, मतलब RC आपको 7 दिन के अंदर मिल जाएगी। ओके, रूल 9(1) कहता है कि RC आपको 7 दिन के अंदर मिल जाएगी। ओके, और 9(5) कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने आपको 7 दिन के अंदर RC नहीं दी तो इट इज डीम्ड टू बी ग्रांटेड माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि आपको मिल गई। ओके, अब ये बोलने के लिए कि माना जाएगा कि मिल गई, टीम रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, नहीं बेटा। ओके, ठीक है, लिखने के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक GST नहीं आएगा तब तक मैं करूं क्या। पर गवर्नमेंट कहती है कि 7 दिन के अंदर मिल ही जाएगा, और नहीं मिला तो मान लेना मिल गया। अरे मान लेना मिल गया कैसे मानूं भाई, पर जो भी है आप एग्जाम में जरूर लिखना कि 7 दिन के अंदर नहीं मिला तो मान लिया जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, समझ लो आपके एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी आ गई, आती है डेफिशिएंसी। ओके, एक तो था आपका एप्लीकेशन क्लियर है, दूसरा आपके एप्लीकेशन पे डेफिशिएंसी आ गई। अभी एक मेरे क्लाइंट की डेफिशिएंसी आई कि जो प्लेस का वो रजिस्ट्रेशन ले रहा था वो प्लेस ऑलरेडी उसने किसी और रजिस्ट्रेशन नंबर में बताया हुआ था। तो एकदम क्वेश्चन आ गया पोर्टल से कि ये तो प्लेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है भाई। ओके, तो तू वापस ये प्लेस कैसे रजिस्टर करवा रहा है। तो फिर मैंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई ये जो प्लेस है, ओके, इसमें हमने शेयरिंग बेसिस पे स्पेस लिया है, उसी प्रीमाइसिस में शेयरिंग बेसिस पे स्पेस लिया है, पूरा रिटर्न अप मैंने रिप्लाई किया, तब जाके फिर रजिस्ट्रेशन है। इन सिंपल वर्ड, अगर ऑफिसर को कुछ डेफिशिएंसी लगी तो फिर अब वो आपको RC नहीं देगा, आपको नोटिस भेजेगा REC03 में 7 वर्किंग डेज में कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है। अब 7 दिन के अंदर जो RC आनी थी, अब 7 दिन के अंदर नोटिस आएगी कि भाई मुझे ये डेफिशिएंसी लग रही है। जैसे ही आपको नोटिस आती है, आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है REC04 में, फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, जिस दिन नोटिस आई वहां से 7 दिन के अंदर तुम्हें रिप्लाई देना पड़ेगा। अब आपके रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड है, जैसे मैंने रिप्लाई दिया था कि हाँ ये प्लेस ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड है, पर मैंने इसी प्लेस में ओके कोवर्किंग प्लेस स्पेस लिया हुआ है और मेरा वो स्पेस में शॉप है, तो ऐसे केस में मुझे भी रजिस्ट्रेशन दिया जाए। तो अगर ऑफिसर मेरे बात से सेटिस्फाई होता है तो मुझे RC आगे 7 वर्किंग डेज में RC देगा। जिस दिन मैंने क्लैरिफाई किया वहां से 7 दिन के अंदर RC देगा, और मेरे जो एक्सप्लेनेशन पे वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखो कैसे, 7 दिन नोटिस के लिए, फिर जिस दिन नोटिस आई वहां से 7 दिन में क्लैरिफाई करो, फिर क्लैरिफाई करने के बाद अगले 7 दिन में आपको RC आती है। अगर एक्सेप्ट हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो रिजेक्शन आ जाता है। ओके, और अगर ये 7 दिन में RC नहीं आई तो वो डीम रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। ये पॉइंट समझा क्या, प्रोसीजर बेटा और कुछ नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं चार्ट में दूं, थेरी पढ़ते तो आप ओके यहाँ तो सो जाते। मैंने आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको चार्ट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये देखिए, ये तो हुआ आपने आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली करवाया। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करने के बाद 15 दिन के अंदर आप जो है ओके नहीं करवा सके। अब देखो मेरा एक क्लाइंट का ऐसा ही हुआ था कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया, लेकिन उसका सीवियर एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो उसके मेल पर लिंक आ गई थी पर वो ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाया 15 दिन के अंदर। तो गवर्नमेंट कहती कि ठीक है, आपके कोई भी रीजन होगा और तुमने आधार ऑथेंटिकेशन 15 दिन के अंदर नहीं कर पाया, तो फिर जो 15th डे रहेगा वो आपका एप्लीकेशन का डेट माना जाएगा। और अब फिजिकल एग्जामिनेशन हो, ओके, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फेल हो गए, ऑप्ट करने के बाद भी फेल हो गए, तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा।
तो देखो, आप फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, जो प्लेस ऑफ बिजनेस का आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और वेरिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट एज डीम्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर, जैसे लाइक पासपोर्ट या वोटर आईडी वगैरह। ओके, वोटर आईडी वगैरह देखा जाता है, पर अभी तो फिजिकल एग्जामिनेशन ही होता है, आप एग्जाम में फिजिकल एग्जामिनेशन ही लिखना। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका वो पासपोर्ट या वोटर आईडी के बेस पर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दे। नाउ ग्रांट आरसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो ये केस में अब जो आरसी आएगी, वो आरसी जो 7 दिन में आनी थी, अब वो 7 दिन में नहीं बेटा, अब वो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद गवर्नमेंट जो ऑफिसर ने एग्जामिनेशन के लिए आया वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा, और वो रिपोर्ट देने के बाद 30 डेज में आरसी आएगी। अगर 30 डेज में आरसी नहीं आई तो वो केस में डीम टू बी रजिस्टर्ड माना जाएगा। ओके, यहाँ पे ये तो था अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फेल हो गए। दूसरा यहाँ पे ये समझा क्या बेटा, ये समझा होगा तो फटाफट 2 टाइप करो, ये समझा होगा 2 टाइप करो। ये कब, जब आपके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सिर्फ आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है और आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो 30 दिन के अंदर आरसी आएगी। समझ लो आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया और डॉक्यूमेंट में भी डेफिशिएंसी आ गई। अगर डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी आ गई तो फिर ओके, जो आरसी आनी थी 30 दिन में, अब वो आरसी तो छोड़ो, पहले तो नोटिस आएगी, और नोटिस 3 दिन में आएगी कि 30 डेज में नोटिस आएगी फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद कि भाई ये डेफिशिएंसी मिल रही है। ओके, ये डेफिशिएंसी मिल रही है, आपको 7 दिन के अंदर क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आपके क्लैरिफिकेशन पर अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है तो ठीक, नहीं होता है तो रिजेक्ट कर देगा। सेटिस्फाई होता है तो जिस दिन क्लैरिफाई किया वहां से 7 दिन के अंदर वो आपको जो है आरसी देगा। अगर वो 7 दिन के अंदर आरसी नहीं दे पाया तो वो डीम टू बी ग्रांटेड माना जाएगा। तो ध्यान रखना, डेफिशिएंसी है, ओके, यानी सिंपल वे में आधार यानी समझ लो आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है तो 7 दिन के अंदर, आधार ऑथेंटिकेशन करवाया, नहीं करवाया तो 30 दिन के अंदर, डेफिशिएंसी है तो फिर 7 दिन में तो नोटिस आएगी, फिर क्लैरिफिकेशन, फिर आरसी। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो 30 दिन के अंदर नोटिस आएगी, फिर 7 दिन में क्लैरिफिकेशन, 7 दिन में आरसी। ओके, इस तरह से प्रोसेस है। सेकेंड वाला पार्ट ले लेते हैं। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, नहीं करवाना ऑथेंटिकेशन, तो आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस दिन आपने पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट किया, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपने ऑप्ट नहीं किया, तो फिर अगर आपने ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया और कोई डेफिशिएंसी नहीं है आपके फॉर्म में, तो ऑब्वियस है बेटा फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और 30 दिन के अंदर आपको आरसी आएगी, नहीं आई तो डीम टू बी ग्रांटेड। और क्यों, क्योंकि आपके अब तो फिजिकल एग्जामिनेशन होके रहेगा क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया आपने। और अगर डेफिशिएंसी होगी तो फिर 30 दिन के अंदर नोटिस आएगी, वही प्रोसेस, 30 दिन के अंदर नोटिस आएगी और उसके बाद में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, और जिस दिन क्लैरिफाई किया वहां से 7 दिन के अंदर आरसी आएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है रूल 9 में दिया है, और कि ये चार्ट पढ़ लिया, दैट्स इनफ। चलिए बताइए दोस्तों, तो आपको क्लियरली समझ में आया? ये प्रोसीजर पूरी कम समझ में आई? मैंने जो रेगुलर बुक से पूरा चार्ट लेके आपको समझाया, तो पूरी प्रोसीजर समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, सीटीपी और एनआरटीपी। थोड़ा लेक्चर लंबा चलेगा, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल चैप्टर है चार्ट में मैं इजी करके दे रहा हूं और आपका बहुत अच्छे से इजीली हो जाएगा। मजा आ रहा है? थ्योरी सब्जेक्ट पूरे चार्ट में 2 पेजेस में हम खत्म कर रहे हैं, मजा आ रहा है? और पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ खत्म कर रहे हैं, बोलो कि यस और नो। जितना भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, मजा आ रहा होगा तो एमजेड एमजेड टाइप करो और देख क्या रहे हो, लाइक ठोको बेटा, ठीक है? और जो बाद में यहाँ पे देखेंगे तो कमेंट्स जरूर देना। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं आपको रेगुलर बुक से ले लेता हूँ। सीटीपी और एनआरटीपी, इसको अच्छे समझ लो, फिर मैं इसका डिफरेंस आपको समझा दूंगा। यस और नो? चलिए, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, सीटीपी एंड एनआरटीपी। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी डिटेल में देखते हैं। चलो चलो आ गए सभी। अब यहाँ पे सेक्शन 27 लेते हैं, और सेक्शन 27 में सीटीपी और एनआरटीपी, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर गोइंग इनटू अ रजिस्ट्रेशन provision of CTP and NRTP, let us first understand the two terms. The two terms have been defined as per following definitions. देखिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में, इंटर लेवल पे इतना डिटेल में पूछते भी नहीं है, तो मेरी आदत है ओके, आपको पढ़ाए बिना छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे सीटीपी कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, बताता हूँ।
सीटीपी मतलब कैजुअल, कभी कभी वो टैक्सेबल पर्सन बन सकता है। अब कभी कभी टैक्सेबल पर्सन बनने का रीजन क्या है, समझ लो कोई महाराष्ट्र का बंदा है और गोवा में उसको पता चला एक एग्जीबिशन है, वो अपने गुड्स लेकर गोवा जाना चाहता है। उस एग्जीबिशन में उसने जो है एक स्पेस लिया हुआ है, वो गुड्स लेके जाएगा, एग्जीबिशन में वो गुड्स लगाएगा और वहां कस्टमर आएंगे, वहां जो कस्टमर आएंगे वहां माल बेचेगा। नो डाउट जब ये बंदा वहां जाके बेचेगा तब सप्लाई होगा। अभी तो सप्लाई नहीं है। क्यों अभी सप्लाई नहीं है? क्योंकि अभी तो वो माल लेके जा रहा है एग्जीबिशन में और वहां अभी तक कोई सेल ट्रांसफर नहीं हुआ है। वो तो ऐसे के प्लेस पे जाएगा, वहां बेचेगा और वहां जीएसटी लगेगा। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर इंडिया का कोई भी पर्सन किसी अदर स्टेट में जा रहा है, एक एक वर्ड सुनना, किसी अदर स्टेट में जा रहा है बिजनेस करने, जहां उसका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जहां उसकी कोई ब्रांच नहीं है, जहां उसका कोई वेयर हाउस, डेपो या कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और वो अदर स्टेट में बिजनेस करने जा रहा है और वहां जाके बिजनेस करेगा, तो ऐसे केस में ओके इस बंदे को हमें इस बंदे से जीएसटी लेना पड़ेगा। अब देखो जब ये गोवा जाके बेचेगा तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब जीएसटी अगर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो जो भी गोवा में माल बेचा गया उसका रेवेन्यू गोवा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। पर गोवा गवर्नमेंट को रेवेन्यू ओके यहाँ पे जो मिलना चाहिए, तो गोवा गवर्नमेंट के पास इसका कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि ये बंदा महाराष्ट्र से आया हुआ है, ये एग्जीबिशन में आया हुआ है, गोवा में बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करके चले जाएगा। अगर कल जाके गोवा गवर्नमेंट इस बंदे से टैक्स लेना चाहे तो कैसे लेगी? पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई अता पता गोवा में है ही नहीं। हाँ, इसका कोई ब्रांच गोवा में होता तो बात अलग थी, इसका कोई वेयर हाउस गोवा में होता तो बात अलग थी, ओके, या कोई भी कुछ भी होगा तो बात अलग थी। लेकिन वो बंदा अदर स्टेट में जा रहा है और वहां बंजारे जैसा बिजनेस करेगा। बंजारे मतलब उसका कोई ठाव ठिकाना नहीं है, ओके, वहां जाएगा, वहां जाके बिजनेस करेगा और वापस आ जाएगा। तो सिर्फ एग्जीबिशन की बात नहीं है, ओके, वो आ रहे हैं गोवा में बीच पे शॉप लगा रहे हैं। हाँ, कोई जहां आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और कहीं पे भी आप शॉप लगा रहे हो, एग्जीबिशन में शॉप लगा रहे हो, बीच पे लगा रहे हो, कहीं पे भी लगा रहे हो और बन जा रहे हो, चले जा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोसीजर लाई और वो स्पेशल प्रोसीजर लाई सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यहां तक समझाओगा तो वन टाइप करो, स्टेप बाय स्टेप चलना मेरे साथ, यहां तक समझाओगा तो वन टाइप करो। अब ये सीटीपी की प्रोसीजर क्या है? एक्चुअली ये गोवा गवर्नमेंट को सिक्योर करने के लिए, और गोवा नहीं कोई भी, अगर ये बंदा एमपी में जाता है, यूपी में जाता है, दिल्ली जाता है, जम्मू कश्मीर जाता है, जाइए जहां जा रहा है, जो डेस्टिनेशन पे बंजारे जैसा बिजनेस करेगा, उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा, तो वो केस में उस स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्पेशल प्रोसीजर लाई गई और ये स्पेशल प्रोसीजर सीटीपी की लाई गई। चलो नाउ अब दूसरा मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहूंगा कि ये जो सीटीपी की प्रोसीजर है, स्पेशल प्रोसीजर है, इसमें क्या करना पड़ता है। अब ये जो बंदा है जो अपने गुड्स लेके जा रहा है ऐसे स्टेट में, जो जोरदार बोले मेरे साथ, वो ऐसे स्टेट में गुड्स लेके जा रहा है जहां उसका कोई भी के प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है प्रोसीजर देखो क्या है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, और सीटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेके जाना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है। इफ पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, समझ लो अगर वो पर्सन ऑलरेडी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है तो भी उसको सीटीपी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। REG 01 में एक टैब आता है, रजिस्ट्रेशन एज अ सीटीपी, यस, ओके, सीटीपी का सेपरेट टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नीड टू टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर सीटीपी अंडर सेक्शन 24 अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो। और वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसका टर्नओवर छोटा है, 20 लाख से नीचे, थ्रेशोल्ड से नीचे, 40 लाख से नीचे, और वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं भी होगा तभी भी ये माल जो वो गोवा में लेके जा रहा है और वहां जाके बेचेगा, स्पेशली इस ट्रांजैक्शन के लिए उसको कैजुअल टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इफ पर्सन ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड नीड टू टेक अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एज अ सीटीपी, वो परमानेंट नहीं, एज अ सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फॉर दिस ट्रांजेक्शन, पर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फॉर दिस ट्रांजेक्शन ओनली, पर लेना पड़ेगा। यहां तक समझा क्या? यहां तक समझाओगा तो फटाफट 2 टाइप करो।
ओके, मतलब रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा भाई साहब, ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो वो तो उसका परमानेंट जीएसटी है, ये तो टेम्पररी जीएसटी मिलता है, तो वो सीटीपी का अलग से लेना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं होगा, अनरजिस्टर्ड होगा तो भी चलेगा, लेकिन इस ट्रांजेक्शन का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा मतलब लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात नहीं है, प्रोटेक्शन गोवा गवर्नमेंट की बात है, वहां डेस्टिनेशन पे जाके सेल कर रहा है। अब दूसरी बात, यहां रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा? इनको बोला है कि इनको रजिस्ट्रेशन 5 days बिफोर, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एज अ सीटीपी, यानी सीटीपी का बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन, मतलब यहां जाके एग्जीबिशन में बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉर्मली सभी केस में विद इन 30 days रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन सीटीपी को 5 days बिफोर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, ये सीटीपी वाला कॉन्सेप्ट जो है आप समझे होगे, 5 दिन पहले लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कह देता हूँ 5 दिन मुश्किल हो जाती है, कभी कभी लोग 2 दिन पहले देते हैं, पता थोड़ी होता है एग्जीबिशन है वगैरह। ओके, तो पता चला कल ही है, आज ही जाना है तो ले लेते हैं, पर एज पर लॉ आपको एग्जाम है तो एटलीस्ट, बोलो जोरदार, एटलीस्ट 5 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये समझा होगा तो फटाफट 3 टाइप करो, ये समझा होगा तो फटाफट 3 टाइप करो। चलो, अब आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो 5 दिन पहले। अब मैं आपको बता दूं, ये यहां जाके बेचेगा, अब समझ लीजिए एग्जीबिशन में जाके बेचेगा, या बीच पे बेचेगा, रास्ते पे बेचेगा, कहीं पे बेचेगा, अदर स्टेट में जाके बेच रहा है, तो यहाँ पे जो टैक्स, यहाँ जब सप्लाई होगा, एक्चुअल सप्लाई होगा जब यहाँ पे, तो इसका टैक्स इनवॉइस बनेगा, और ये टैक्स इनवॉइस में लगेगा आईजीएसटी। ओके, ये टैक्स इनवॉइस में लगता है, क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी लगता है टैक्स इनवॉइस में। हाँ, और आईजीएसटी का 50% सेंट्रल को मिलता है और 50% गोवा को मिलता है। हाँ, लेकिन ये आईजीएसटी महाराष्ट्र से पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन सीटीपी का महाराष्ट्र में लिया है। ओके, पर डेस्टिनेशन गोवा बताना पड़ेगा, तो उसका 50% आईजीएसटी गोवा को चले जाएगा। वॉट एवर इट में भी, वो हमारा मामला नहीं है। अब देखो लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि भाई साहब, यानी कितना प्रोटेक्शन दिया देखो, जब कोई सीटीपी का रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही, यानी 5 days बिफोर जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा, वो रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही उसको एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा। डिपॉजिट द टैक्स इन एडवांस, एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। हाँ, ऑन एस्टिमेटेड लाइबिलिटी विदाउट दिस एडवांस आरसी इज नॉट अवेलेबल, यानी जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है 5 days बिफोर, उसी वक्त उसको एस्टिमेटेड लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और वो एस्टिमेटेड लाइबिलिटी के बाद कितना धंधा करेगा वो एग्जीबिशन में, और उस एस्टिमेटेड लाइबिलिटी पे, समझ लो 1 लाख का धंधा करेगा, 5 लाख का धंधा करेगा, उसके एस्टिमेटेड लाइबिलिटी पे उसको रजिस्ट्रेशन के साथ ही यहां पे एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा। अब सर वो टैक्स कैसे पे करेगा? उसके पास तो कोई जीएसटी नंबर है ही नहीं, उसका तो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, आरसीआई ही नहीं, और आप कह रहे हो एडवांस में एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके ई कैश लेजर में डिपॉजिट होगा। पर सर वो पे कैसे करेगा? तो इसका एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और उस टेम्पररी रेफरेंस नंबर पे टीआरएन, आपको याद होगा तो, उस टीआरएन के बेसिस पे इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और उसकी चालान टीआरएन बेसिस पे जाएगी। ऑप्शन मिलता है आपको पोर्टल पे, टीआरएन बेसिस पे, तो ये टीआरएन बेसिस पे चालान जाएगी, और ये टीआरएन बेसिस पे चालान के उसको एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे टैक्स दे देना पड़ेगा। यहां तक समझा होगा तो 4 टाइप करो, एस्टिमेटेड जो भी लायबिलिटी होगी देना पड़ेगा, एंड दैट अमाउंट डिपॉजिटेड इन ई कैश लेजर, वो पैसा आपके कैश लेजर में पड़ा रहेगा जब तक वो रिटर्न नहीं फाइल करते हो, पर आपको डिपॉजिट तो करना पड़ेगा। इसके बिना डिपॉजिट का आपको जो है आरसी नहीं मिलेगी, बिना डिपॉजिट के आरसी नहीं मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद में क्या सर जब वो, हाँ अब और कुछ सवाल। ओके, सवाल ये है कि क्या सर वो यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी, जब वो अपनी एस्टिमेटेड लायबिलिटी निकालता है तो क्या सीटीपी आईटीसी ले सकता है? हाँ, सीटीपी कैन टेक आईटीसी ऑफ इनपुट कैपिटल व्हाइल मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स इन एडवांस। जब वो टैक्स एडवांस में देगा तो वो अपना आईटीसी ले सकता है, यानी ये जो माल एग्जीबिशन के लिए जा रहा है वो तो खरीदा होगा ना उसने, कभी उसने खरीदा होगा, तो उसका वो आईटीसी इस एस्टिमेटेड लायबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकता है और नेट अमाउंट कैश लेजर में डिपॉजिट करेगा। हाँ, अब ये जो पैसा गवर्नमेंट भी यूज नहीं करेगी, उसके कैश लेजर में डिपॉजिट रहेगा। फिर इसका जो रजिस्ट्रेशन इसको मिलता है, ये रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं होता है, ये रजिस्ट्रेशन टेम्पररी होता है। सुनना, ये रजिस्ट्रेशन टेम्पररी होता है। टेम्पररी होता है का मतलब क्या? मतलब अगर आप सीटीपी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो ये कुछ पीरियड के लिए होता है। तो वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने पीरियड के लिए होता है? फॉर अ पीरियड मेंशन इन एप्लीकेशन। भाई एग्जीबिशन 10 दिन का है तो 10 days का मिलेगा,
एग्जीबिशन 30 डेज का है तो 30 डेज का मिलेगा। आपको उस स्टेट में बीच पे जाके भी बिजनेस करने का है तो 40 दिन का ले लो। ओके, तो जितना आप एप्लीकेशन में लिखोगे, सुनना, जितना आप एप्लीकेशन में लिखोगे उतने पीरियड का मिलेगा, बट मैक्सिमम 90 डेज, 90 डेज से ज्यादा का नहीं मिलेगा। पर कुछ केसेस में अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन फर्दर 90 डेज का मिल सकता है, यानी 90 प्लस 90 डेज ऐसे 180 डेज। पर देखो क्या है, जितना आपने डायरेक्ट 90 डेज मत लिखना। ओके, जितना आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया उतना टाइम, जितना एप्लीकेशन में मेंशन किया उतना टाइम, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज। मैक्स 90 डेज के बाद रिन्यूअल चाहिए तो फर्दर 90 डेज मिल सकता है। पर जब आप रिन्यूअल करोगे तो रिन्यूअल के वक्त फिर से एडवांस टैक्स देना पड़ता है, फिर से एस्टिमेटेड लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। और ये टैक्स, एडवांस टैक्स नहीं, टैक्स इन एडवांस, ये ज्यादा प्रॉपर वर्ड है, टैक्स इन एडवांस आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर जाके रिन्यूअल मिलता है फर्दर 90 डेज का। चलो, तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन लिया, समझ लो आपने 40 दिन का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एप्लीकेशन के हिसाब से, तो वो 40 डेज में जो भी GSTR1 की डेट आएगी वो GSTR1 आपको फाइल करने पड़ेंगे। समझ लो आपने 20 अप्रैल को, ध्यान से सुनना डेट, 20 अप्रैल को CTP का रजिस्ट्रेशन लिया, तो 20 अप्रैल को लिया 40 दिन के लिए, मतलब ऐसे समझ लो मई एंड तक का रजिस्ट्रेशन आपने लिया है CTP का। तो आपको अप्रैल, 20 अप्रैल को लिया तो अप्रैल के 10 दिन का GSTR1 11 मई को फाइल करना पड़ेगा। अप्रैल के 10 दिन का GSTR1 11 मई को फाइल करना पड़ेगा। ओके, और फिर मई का GSTR1 आपको जून में फाइल करना पड़ेगा। तो जितने भी पीरियड का आपके पास CTP होगा, वो पीरियड में जो GSTR1 की डेट्स आती है, आपको CTP को GSTR1 देने पड़ेंगे उस पीरियड के, एज वेल एज उस पीरियड के 3B फाइल करने पड़ेंगे ऑन ड्यू डेट। जो भी ड्यू डेट होगी वो ड्यू डेट को यहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन G3B फाइल करने पड़ेंगे, ओके, ड्यूरिंग CTP पीरियड। और जब वो 3B फाइल करेंगे तो अपना फाइनल टैक्स निकालेंगे, क्योंकि अभी जो उन्होंने एडवांस में टैक्स डिपॉजिट किया वो प्रोविजनल बेसिस पे डिपॉजिट किया हुआ है, वो प्रोविजनल बेसिस पे डिपॉजिट किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे वो अपना एडवांस में, ओके, अब अपना टैक्स फाइनल करेंगे जो एक्चुअल धंधा किया उन्होंने। इफ फाइनल टैक्स इज मोर देन एडवांस टैक्स पेड इन एडवांस, देन डिफरेंशियल अमाउंट वो पे करेंगे जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी रिटर्न में अगर उनका फाइनल टैक्स ज्यादा आता है तो डिफरेंस पे कर देगा बिफोर फाइलिंग GSTR3। इफ फाइनल टैक्स इज लेस देन टैक्स पेड इन एडवांस, देन वो रिफंड भी क्लेम कर लेंगे, क्योंकि एडवांस में ज्यादा दे दिया पर वहां जाके धंधा ही नहीं हुआ, तो वो केस में रिफंड मिल जाएगा। तो वो सिचुएशन में उसको वहां पे रिफंड मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ द CTP। ओके, तो यहाँ हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ओके, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन बस इतनी समझ लो कि ओके, दे आर सप्लाइंग द गुड्स, डूइंग द बिजनेस इन सच स्टेट वेयर दे डोंट हैव एनी एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ कोई उनकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और वहाँ जाके बिजनेस कर रहे हैं, ओके, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का, सर्विस भी, ओके, सर्विस भी होगी तो भी CTP का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो उनको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ तक समझाओगे तो फटाफट 5 टाइप करो। ये तो था CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ऐसा ही कॉन्सेप्ट है बेटा NRTP का, ओके, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है NRTP का, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बाहर के बंजारे, बाहर के बंजारे, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन यानी क्या? ओके, ये जो है बाहर वाले इंडिया में आके एग्जीबिशन में या टेम्परेरी धंधा कर रहे हैं, ओके, वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है पर इंडिया में उनकी कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और इंडिया में आके वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको कहा जाता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ओके, जैसे नेपाल से कुछ लोग आ रहे हैं विंटर के केस, विंटर के दिनों में जैकेट्स ला रहे हैं, स्वेटर्स ला रहे हैं और यहाँ रोड साइड शॉप लगा रहे हैं, एग्जीबिशन लगा रहे हैं, नेपाल से लेके आ रहे हैं। ओके, जिनका कोई भी यहाँ पे रैन बसेरा नहीं है, जिनका कोई भी यहाँ पे बिजनेस प्लेस नहीं है और यहाँ आके रोड पे धंधा कर रहे हैं, एग्जीबिशन में धंधा कर रहे हैं, ओपन एरिया में धंधा कर रहे हैं, उनको कहा जाता है NRTP, नॉन रेसिडेंट, इंडिया के रेसिडेंट नहीं है पर NRTP, बाहर से आ रहे हैं। समझ लो, ओके, दिल्ली में एक्सपो है, कार एक्सपो है, बाहर से कार इंपोर्ट हो रही है, ओके, और यहाँ एक्सपो में बेचे जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बाहर वाला बंदा जिसका कोई यहाँ पे, ओके, रैन बसेरा नहीं है, कोई इसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और टेम्पररी इंडिया में आके अगर गुड्स सप्लाई करता है या टेम्पररी इंडिया में आके वो सर्विसेज सप्लाई करता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन टेम्पररी लेना पड़ता है और उस रजिस्ट्रेशन का नाम होता है NRTP, उस रजिस्ट्रेशन का नाम होता है NRTP। NRTP का रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ता है।
ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सेम जो हमने ऊपर देखा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 5 डेज बिफोर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वैलिडिटी सेम। ओके, वैलिडिटी क्या है, मैक्सिमम 90 डेज का मिलेगा, मतलब एप्लीकेशन में जितना बोलेगा उतना, मैक्सिमम 90 डेज का, एक्सटेंशन 90 डेज का रजिस्ट्रेशन उसको मिलेगा। उसको एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स इन एडवांस देना पड़ेगा, सेम लाइक सीटीपी। बाकी सारी प्रोसेस सीटीपी जैसी है, बस ये बंदा बाहर से इंडिया में आ रहा है। ओके, और वो एक स्टेट सीटीपी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा था, ये बंदा बाहर से इंडिया में आ रहा है, ये बंदा बाहर से इंडिया में आ रहा है। ओके, तो वो कहा जाता है सीटीपी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। मिट्टी, मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं बाहर से, बाहर से मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं। ओके, बहुत सी बार बांग्लादेश से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, कुछ गुड्स लेके आते हैं यहाँ पे। ओके, उनका कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं, आके धंधा कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनको एनआरटीपी कहा जाता है। और वो एनआरटीपी जब आते हैं तो उनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, उनको पता नहीं है पर उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। ओके, और वो रजिस्ट्रेशन में उनको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कितने दिन के लिए आए। ओके, वही रजिस्ट्रेशन पीरियड जो सीटीपी का है, वही उनको बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले एडवांस टैक्स भी देना पड़ता है, फिर जाके आरसी मिलती है। अब देखो डिफरेंस क्या है सीटीपी और एनआरटीपी में। ओके, सीटीपी को सारे आईटीसी मिलते हैं, एनआरटीपी को आईटीसी नहीं है एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स, ये एमसीक्यू में पूछा था। एनआरटीपी को आईटीसी नहीं मिलते एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स, यानी अगर ये जो कार लेके, बाहर से कार लेके इंडिया में एग्जीबिशन में आया है, तो उसका इंपोर्टेड गुड्स कार है, इंपोर्टेड गुड्स कार है, तो कार पे जो आईजीएसटी लगेगा वो मिल जाएगा। लेकिन वो यहाँ पे होटल में रुका, यहाँ पे एग्जीबिशन सर्विस लिया, इंडिया में बाकी जो भी गुड्स और सर्विसेज लेगा उसके आईटीसी उसको नहीं मिलेंगे। हाँ, जो गुड्स इंपोर्ट किया होगा और उसके ऊपर आईजीएसटी लगा होगा तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट बेटा, इनके लिए रिटर्न जो होते हैं वो जीएसटीआर 1 नहीं, इनके लिए स्पेशल रिटर्न होते हैं एनआरटीपी के लिए, और इनको पैन की जरूरत नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन ऑन पासपोर्ट होता है। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑन पासपोर्ट होता है, पैन की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये देखा हमने सीटीपी और एनआरटीपी। पहले तो बताओ, बाकी ओके आपके डाउट्स बाद में, पहले बताओ कॉन्सेप्चुअली समझ में आया क्या आपके, यस और नो, बताओ फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आपने जो है यहाँ पे सीटीपी और एनआरटीपी का डिस्कशन देखा, अच्छे से समझ में आया आपको। तो चलिए, दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ चार्ट में ले लिया। चार्ट में जो है यहाँ पे सीटीपी और एनआरटीपी की डेफिनेशन कवर होगी। जो ऑकेजनली अदर स्टेट में जा रहा है, बिजनेस करने के लिए जा रहा है, और जहाँ उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, रजिस्ट्रेशन दोनों को कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन बिफोर 5 डेज, यहाँ लिख देना, बिफोर 5 डेज उसको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म RE019 होगा। यहाँ पैन की जरूरत है, तो एनआरटीपी पासपोर्ट के बेस पे रजिस्ट्रेशन लेता है। दोनों को थ्रेशोल्ड नहीं है, दोनों को कंपोजिशन नहीं है। सीटीपी को नॉर्मल GSTR 1 और 3 भी है, और इसको GSTR 5 है। ओके, GSTR 5 है। और जहां तक आईटीसी और बाकी प्रोविजन मैंने दिया, अच्छे से समझ में आया होगा तो बोलिए सर। या वेरी गुड, गॉ वेरी गुड। चलिए, चलो अब नीचे की प्रोसेस भी हमने देख ली, ये प्रोविजन भी देख लिया। अब आते हैं बेटा फटाफट यूआईएन पे, चलो फटाफट आ जाओ यूआईएन पे। यूआईएन मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, लिख दो वहां पे। यूआईएन मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलो, अब देखो दोस्तों, मैं एक कनेक्शन लगाता हूं, अगर ये कनेक्शन आपको समझ में आता होगा तो। सेक्शन 9(1) अगर आपको याद होगा तो, लेवी कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। लेवी आपकी इंट्रा या इंटरस्टेट सप्लाई पे है, इंटरस्टेट सप्लाई पे है। ओके, और लायबल टू पे टैक्स मतलब कौन, तो अगर आप टैक्सेबल पर्सन होगे, आप अगर टैक्सेबल पर्सन होगे तो लायबल टू पे टैक्स है। अब टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या, तो जो पर्सन रजिस्टर्ड है या लायबल टू रजिस्टर्ड है, लायबल टू रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, वो टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। अंडर सेक्शन 22-24 उसे टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। अब रजिस्टर्ड पर्सन यानी क्या, तो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन कभी आपने पढ़ी होगी, तो जो सेक्शन 25 में रजिस्ट्रेशन ले रहा है, एक्सेप्ट वहां एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्ट जिसके पास यूआईएन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। मतलब क्या, जो पर्सन को यूआईएन में डाला गया है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाएगा तो वो टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाएगा, और वो टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाएगा सॉरी, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाएगा तो वो जीएसटी नहीं देगा, क्योंकि जीएसटी सिर्फ टैक्सेबल पर्सन ही देता है। तो हाँ, कुछ लोग इंडिया में जीएसटी नहीं देते हैं, और उनको जो जीएसटी नहीं देते उनको यूआईएन लेना पड़ता है। तो यूआईएन जो है, ओके, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन,
multilateral financial institution and organization notified under the United Nation, consulate और embassy of foreign country और any notified person। ये लर्न करके जाना, ये लर्न करके जाना। ये चार लोग जो है ओके ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, ये जीएसटी में यूआईएन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर इनको यूआईएन मिलता है तो ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माने जाएंगे और इनको अपने आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी नहीं देना पड़ता है। ओके ये गवर्नमेंट ने इनका एक रिस्पेक्ट रखा है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और फॉरेन एम्बेसी से हमारे राजदूत है तो उनका रिस्पेक्ट रखा है, तो वो इंडिया में जो भी सप्लाई करेंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो फिर सर जीएसटी नहीं आया तो फिर यूएन क्यों दिया गया? यूएन दिया गया रिफंड के लिए। ओके जो वो इंडिया में परचेस करते हैं, क्योंकि आउटवर्ड पे तो जीएसटी नहीं आता है, पर वो जो इंडिया में परचेस करते हैं तो जीएसटी लग के आता है। तो वो जो इंडिया में परचेस करते हैं तो सप्लायर उनको जीएसटी लगाएगा और इनको जो जीएसटी लग के आएगा उसका रिफंड मिल जाएगा, उसका रिफंड मिल जाएगा। और ये यूएन इनका सेंट्रलाइज होता है। ओके सेंट्रलाइज यूएन मिलता है जो 3 वर्किंग डेज में मिलता है। ओके और पूरे टेरिटरी को अप्लीकेबल होता है, इनको स्टेट वाइज लेने की जरूरत नहीं है, सेंट्रलाइज मिल जाता है। यूएन समझा क्या बेटा? ये 4 लोग की लिस्ट लर्न करके जाना भाई। ओके इन 4 लोगों को यूएन मिलता है, समझा होगा तो यू टाइप करो फटाफट। चलिए ओके अब आते हैं सेक्शन 26 में, टीम रजिस्ट्रेशन। टीम रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आपने एसजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया तो वो सारे एक्ट में रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ सेक्शन 28 पे, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, ऑफ का जगह अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल लगा तो जितना मैं चार्ट में दे रहा हूं उतना ही पढ़ के जाना, बाकी ज्यादा डिटेल में पढ़ के मत जाना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, सुनिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कोई इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, अब ये इंफॉर्मेशन चेंज हो गई मतलब एड्रेस चेंज होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज हो गया, ओके आपकी कमोडिटी बदल गई, सर्विस बदल गया, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करवानी पड़ती है। आपके रजिस्ट्रेशन में 2 फील्ड होती है, एक कोर फील्ड ओके और एक नॉन कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड मतलब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज हो गया, सुनना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज हो गया तो ऐसे केस में सीधा सीधा पोर्टल पे जाओ और आप चेंज करवा लो, वो इमीडिएट चेंज हो जाता है ओटीपी वेरिफिकेशन पे। यहाँ ऑफिसर की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑफिसर का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोर फील्ड में चेंज होता है, मतलब लीगल नेम में चेंज हो गया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में चेंज हो गया, या पार्टनर वगैरह में चेंज हो गया, वॉटर रेट में भी, यानी ओके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी छोड़ के बाकी कहीं पे भी चेंज होता है तो वो कोर फील्ड का चेंज माना जाता है। और कोर फील्ड का चेंज यहाँ पे ओके ये यहाँ अमेंडमेंट वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो अप्रूवल रिक्वायर्ड और कोर फील्ड। कोर फील्ड का जब चेंज होता है तो ऑफिसर अप्रूव करता है और ऑफिसर अप्रूव करने के बाद वो कोर फील्ड का अमेंडमेंट किया जाता है। तो ये था बेटा सेक्शन 28। अब आते हैं सेक्शन 29, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ ये 2 पैरा इस सेक्शन के अच्छे करके जाना। और आपको कहो गया सेक्शन 29 और 30, सेक्शन 29 और 30 जितने मैंने क्वेश्चनर में क्वेश्चन दिए बस उतने ही अच्छे से करके जाना, उतने अच्छे से करके जाना। अब कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सू मोटो कैंसलेशन, आप खुद होके कैंसिल कर सकते हो या डिपार्टमेंट भी कैंसिल कर सकता है। कब आप खुद होके अप्लाई करोगे? आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया, बिजनेस अमलगमेशन में चले गया, डीमर्ज में चले गया, या किसी को बेच दिया, या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पहले आप पार्टनरशिप फर्म थे, अब ओके कंपनी हो गया, प्रोपराइटरी थे, पार्टनरशिप चले गया, या टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24। मतलब क्या, आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे आ गया या अब आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में नहीं हो, तो ये सिचुएशन में आप खुद ओके एज अ टैक्सेबल पर्सन अप्लाई कर सकते हो फॉर कैंसलेशन कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। ये अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन है तब तक जो है आपको सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं। तो सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं मतलब नील GSTR1 फाइल करना पड़ेगा, नील ओके 3B फाइल करना पड़ेगा, इसलिए बेटर वे ये सिचुएशन में कैंसलेशन होगा। तो इसको मैं कहता हूं सू मोटो कैंसलेशन बाय द टैक्सेबल पर्सन, मतलब पर्सन खुद कैंसिल करेगा। ओके ये लर्न करके जाना कि टैक्सेबल पर्सन जो है कब अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ये सारी सिचुएशन लर्न करके जाना। कैंसलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, ऑफिसर कब कैंसिल कर सकता है? ओके जब आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया हो, और भाई साहब ये कॉन्ट्रावेंशन लर्न करके जाना, रट्टा मार के जाना सारे कॉन्ट्रावेंशन, रट्टा मार के जाना सारे कॉन्ट्रावेंशन। ओके कौन कौन से? डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस, भाई साहब वो बिजनेस ही नहीं कर रहा जो रजिस्ट्रेशन करवाए वहां से, तो कैंसिल करो उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इनवॉइस
बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, तुमने फेक इनवॉइस दे दिए, फेक बिल दे दिए विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, ए वायलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स की प्रोविजन होती है वो। ओके आखिरी में कोई मिसलेनियस चैप्टर में जो यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 10 है, मतलब आपने बैंक इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर या पहला GSTR1 विच इज अर्लियर तब तक नहीं दी तो कैंसिल कर दिया जाएगा। अवेल द ITC इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16, आपने सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल नहीं की और ITC ले लिए। फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR1 एंड आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर इन रिटर्न, इसमें मिसमैच है, आपका GSTR1 का जो आउटवर्ड सप्लाई वो ज्यादा है, ग्रेटर है देन GSTR3 भी। वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 86B, 86B का प्रोविजन मतलब क्या कि आपने 99% ही ITC यूज करना चाहिए था, आउटपुट टैक्स का वो आपने यूज नहीं किया। Being a registered person required to file return under section 39(1) for each month or part thereof and has not furnished the continuous period of 6 months, 6 महीने के रिटर्न आपने कंटिन्यूस नहीं दिए तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। Being a registered person required to file the return under section 39(1) for each quarter or part thereof has not furnished the return for continuous period of 2 tax period, मतलब QRMP स्कीम, आप QRMP स्कीम में होगे और 2 टैक्स पीरियड के आपने रिटर्न नहीं दिए, अंडर QRMP स्कीम होगा और 2 टैक्स पीरियड के रिटर्न नहीं दिए। या आप और एक सिचुएशन है, आप कंपोजिशन स्कीम में होगे, एक सिचुएशन, हाँ नीचे दिया है मैंने, सॉरी नीचे दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल रिटर्न फॉर सच कंटिन्यूस पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब, द रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग सेड रिटर्न इन केस ऑफ पर्सन ऑप्टेन फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में और जो आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है वहां से 3 महीने में आपने रिटर्न नहीं दिया, ओके, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया होगा और आपने 6 महीने के अंदर बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया होगा, ओके, और आपने फ्रॉड की वजह से बिजनेस रजिस्ट्रेशन लिया होगा, ये सारी सिचुएशन लर्न ही करना पड़ेगा। ओके तो ये सारी सिचुएशन में ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उसके बाद में सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी सिचुएशन लर्न करके जाना, रट्टा मार के जाना कि कौन कौन से केस में ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, फिर आप जो है यहाँ पे जाओगे, सर मुझे फिर से बहाल कर दो, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, सारे रिटर्न दूंगा, सब दूंगा, प्लीज दे दो, वापस कर दो मेरा रिटर्न, उसको कहा जाता है रिवोकेशन, फिर से बहाल कर दिया। तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो विद इन 90 डेज, पहले 30 डेज था, अमेंडमेंट हो गई अभी 90 डेज में अप्लाई कर सकते हो, जिसको एक्सटेंशन फर्दर 180 डेज का मिलेगा और आपको वापस मिल सकता है अगर आपने जो भी कॉन्ट्रावेंशन किए होगे, जो भी गुनाह किए होगे, अगर वो आप सही कर लेते हो, करेक्ट कर लेते हो, तो आपको रिवोकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे कैंसलेशन ऑफ प्रोसीजर की दिया हुआ है। बेटा ये थोड़ा मैंने लिमिटेड लिया है सेक्शन 2930, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे ये डिस्कशन जो है मेन पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा जो क्वेश्चनर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो अच्छे से करके चले जाना। ओके तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको मजा आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। हाँ क्वेश्चनर का डिस्कशन मैं आज नहीं, ओके एक दिन बाद डालूंगा, अभी मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, तब तक आप ट्राई करो अगर आपसे होता है तो। ओके तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब रुकते हैं, डन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन देखो हमारा प्रोबेबली कल तो होगा, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो एक दिन आगे बढ़ सकता है, पर मैं कल ले लूंगा, कल ले लूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।